हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसमें हम देखेंगे इस कहानी की हीरोइन को जो कि टाइम ट्रेवल करके 200 साल पीछे जाती है और फिर वहीं उसे उसके सपनों का राजकुमार नजर आता है, जहाँ उसे शिद्दत वाला लव हो जाता है। लेकिन इस लव के चक्कर में कई लोग हीरोइन के जान के दुश्मन बन जाते हैं। अब ऐसे में इसके साथ क्या होता है, क्या वो अपने लव से मिल पाएगी या फिर मर जाएगी, ये सब आपको वीडियो में ही पता चलेगा। इसलिए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहें। कहानी शुरू होते ही हमें 1832 का वक्त दिखाया जाता है, जहां एक तालाब में बोट पर बैठी हुई दो लेडी हमें नजर आती हैं। उसमें एक लेडी रोते हुए मंत्र पढ़ रही थी, जिसका नाम मेबुआ होता है और यही इस ड्रामे की विलेन होती है। इसके पास जो लेडी होती है वो इसकी बहन होती है। मेबुआ मंत्र पढ़ते हुए किसी को बद्दुआ दे रही थी कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छिप जाओ, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारी लाइफ दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। ये कहते हुए वो अपनी बहन पैथी के शोल्डर को पकड़कर कहती है, मैं तुम्हें या तुम्हारे बच्चे या बच्चों के बच्चों को एक काम देकर हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। वो काम ये है कि तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को अर नाम के एक लड़की को ढूंढकर मारना होगा। इसमें क्यों ना सदियां गुजर जाएं, लेकिन तुम्हें इस वादे से मुकरना नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पर आकर दोबारा से हमसे उसे छीन ले जाए। ये कहते हुए वो पानी में जंप करके सुसाइड कर लेती है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर पैथी ये कहानी अपने बेटे को बता रही होती है और अपने बेटे से कहती है कि कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, लेकिन तुम्हें अर नाम की लड़की को ढूंढकर मारना ही होगा। ये कहते हुए पैथी मर जाती है। अब कहानी 2023 में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हमें इस ड्रामे के लीड फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम क्रीम होता है, जो कि बोट पर बैठकर हैरी के साथ घूम रही होती है। और यही हमें पता चलता है कि क्रीम को एंशिएंट चीजों से बहुत ही लगाव है। साथ ही ये भी पता चलता है कि इसे पानी से बहुत डर लगता है और ये एक अच्छी फोटोग्राफर भी है। अब ये हैरी के साथ यहाँ से रॉयल बोट को देखने के लिए जाती है, जिसको देखकर क्रीम कहती है ये तो उसने सपने में देखा था, जिस पर हैरी को यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। वैसे हैरी को इन सब चीजों से लगाव भी नहीं होता। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है, जो कि क्रीम को देखकर ऐसा खुश हो रहा था कि जैसे वो उसे बहुत अरसे से तलाश कर रहा हो। फिर क्रीम को देखते हुए अपने हाथ में लिए हुए स्केच को देखता है, जो कि सेम क्रीम के जैसा ही होता है। अब अगले ही पल ओल्ड मैन एक शॉप पर जाकर बैठता है, जहाँ पर छोटी छोटी बोट्स होती हैं। क्रीम को ये बोट्स बहुत ही प्यारी लगती है। वो उसके पास आती है और कई सारी बोट्स को देखने के बाद ओल्ड मैन उसे एक अच्छी सी बोट देता है और कहता है कि ये बोट बहुत ही अच्छी है और ये तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करेगी। ये कहते हुए उसे देने लगता है। क्रीम भी अपने हाथों में लेकर बोट की कलाकारी को देख रही होती है कि तभी ओल्ड मैन गायब हो जाता है। ये देखकर क्रीम को सोचती कि तभी हैरी उसे बुला लेता है, क्योंकि क्रीम ने हैरी को कुछ देर पहले ही पानी लेने के लिए भेजा था। अब जल्दी से क्रीम बोट को लेकर हैरी के पास जाती है। हैरी और क्रीम के पेरेंट्स फ्रेंड होते हैं और इसी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए ये दोनों बच्चों की शादी आपस में कर रहे होते हैं। हैरी लोगों की अभी एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी और हैरी भी क्रीम को बहुत पसंद करता है, लेकिन क्रीम की आदतें उसे जरा कम पसंद आती हैं। अब हमें वही ओल्ड मैन दिखाया जाता है, जो कि नारू से कहता है कि हमें जिस लड़की की तलाश थी वो हमें मिल गई है और मैंने उसे जादुई बोर्ड भी दे दिया है। अब मैं मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। उधर क्रीम बोर्ड को लेकर कमरे में जाती है। उसे प्यार से टेबल पर रखने के बाद सोने लगती है। तभी उस बोर्ड से एक रोशनी निकलती है और ये रोशनी ओल्ड मैन के मंत्र पढ़ने की वजह से निकल रही होती है। अब वो पावर क्रीम के पास जाती है, जिसकी वजह से क्रीम किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ जब क्रीम खुद को देखती है तब वो घबरा जाती है। तभी उसे एक हैंडसम सा बंदा आते हुए नजर आता है और यही इस कहानी का मेन लीड कैरेक्टर होता है, जिसका नाम लुवांग होता है। तभी लुवांग का पर्सनल मेड उसके पास आता है और कहता है कि इतनी रात में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर लुवांग कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, जिस वजह से चांदनी रात का मजा लेने के लिए वो यहाँ पर आ गया। ये सुनकर मेड कहता है कि तुम्हें अब पार्टनर की जरूरत है,
जिसके बाद तुम्हें कोई आसमानी चांद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तुम अपने ही चांद को देखते बैठे रहोगी। ये सुनकर लुआंग उसे कहता है कि ऐसे फिजूल की बातें तुम ना ही किया करो, और अगर तुम उस सोलमेट मंत्र को पढ़ने की तरफ हमें इशारा कर रहे हो तो मैं उसे हरगिज नहीं पढ़ने वाला। और यहीं पर हमें पता चलता है कि मेट के पास एक ऐसा मंत्र है जिसको पढ़ने के बाद हर इंसान का सोलमेट मिल जाएगा। अब इन लोग के बीच में होते हुए बात को क्रीम देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। तभी उसकी बोट डगमगाने लगती है और वो पानी में गिर जाती है, जिसकी आवाज लुआंग सुन लेता है। वो अपने मेट से कहता है कि ये किस तरह की आवाज है, लेकिन दोनों कुछ खास समझ नहीं पाते। इधर गिरने के बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर क्रीम की आँख खुल जाती है। इस तरह क्रीम समझती है कि ये कोई बुरा सा ख्वाब था। तभी ग्रैंडपा से नारू पूछती है कि क्या वो अपने मंत्र में कामयाब हुए, जिस पर ग्रैंडपा इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ये मंत्र जब एक साथ दोनों ही दुनिया में पढ़ा जाएगा तभी इसमें कामयाबी मिलेगी और एक दिन हम इसमें कामयाब जरूर होंगे। अब अगले दिन क्रीम अपनी फ्रेंड से मिलती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड क्रीम से कहती है कि उसे एक ओल्ड ट्रेडिशनल हाउस में फोटोशूट का काम करना है, लेकिन उस हाउस का ऑनर मिस्टर नूप उसे परमिशन ही नहीं दे रहा है। ये कहते हुए क्रीम को उस हाउस की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर क्रीम हैरान हो जाती है, क्योंकि ये वही घर होता है जिसे उसने ख्वाब में देखा होता है। और ये देखकर वो सीधा ही मिस्टर नूप के पास पहुंच जाती है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के प्रोफेसर होते हैं। अब वो उन्हें ख्वाब के बारे में बताने लगती है, साथ ही घर को ख्वाब में देखकर उसकी स्केच भी बनाई होती है, वो भी प्रोफेसर को दिखा देती है, जिसके बाद प्रोफेसर शॉक हो जाते हैं। फिर क्रीम को नेक्स्ट डे अपने हाउस में आने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद ग्रैंड माँ पर सीन शिफ्ट होता है, जो कि मेबुआ के सोल से पूछती हैं कि ये अन नाम की लड़की कौन है। तभी स्टोरी पास्ट में जाती है, यानी कि 1832 में, जहाँ पर हमें मेबुआ दिखाई जाती है, जो कि लुआंग से मिलने उसके घर आती है, जहाँ पर लुआंग की माँ भी हमें नजर आती हैं। वो मेबुआ का वेलकम करती हैं, फिर दोनों ही बातें करते हैं और यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि दोनों ही फैमिली बहुत ही रिच हैं और इन दोनों के पेरेंट्स मिलकर मेबुआ और लुआंग की शादी चाइल्डहुड टाइम पर ही फिक्स कर दिए थे, जिस वजह से मेबुआ उसे बचपन से ही पसंद करने लगी थी। लेकिन अभी तक लुआंग को मेबुआ से प्यार नाम की कोई चीज हुई ही नहीं थी। बस लुआंग अपने पेरेंट्स की बातों को मानते हुए मेबुआ से शादी करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन मेबुआ का कुछ ये हाल था, अगर लुआंग के आसपास कोई लड़की उसे दिख जाती थी तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अब से लुआंग पर शिफ्ट होता है, जो कि स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो गिर पड़ते हैं। ये देखकर मेबुआ फौरन ही उसके पास आती है और कहती है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। तभी पता चलता है कि उसे कोई खास चोट नहीं आई है। फिर लुआंग मेबुआ से यहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद लुआंग अपने मेट के पास जाकर बैठता है, जहाँ पर मेट मेबुआ की खूबियाँ बयान करने लगता है कि वो कितनी अच्छी है, लेकिन आपको तो उसमें कोई भी खूबियाँ दिखती ही नहीं है। जिस पर लुआंग कहता है वो शादी तो उसी से करेगा, लेकिन प्यार वाली फीलिंग उसे जाने क्यों अभी तक आई ही नहीं है। ये सुनकर मेट कहता है तो मेबुआ से शादी कर लो, बाद में अपनी पसंद की एक शादी कर लेना, क्योंकि उस जमाने में 2-3 शादियां तो आम बात थी। लेकिन लुआंग ये भी नहीं चाहता था। वो कहता है कि उसके लाइफ में बस एक ही लड़की रहेगी। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मेबुआ आ जाती है, जो कि बिना किसी वजह के ही लुआंग के गले लग जाती है, जिसे देखकर मेट चला जाता है। लेकिन वहीं पर मेबुआ की मेट जैन आ जाती है। मेबुआ जैन को देखकर शर्मा जाती है और फिर बेवजह उसे डांटने लगती है, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन अब मेबुआ लुआंग की आंखों में खुद के लिए लव ना देखकर काफी सैड हो जाती है। तभी क्यूनो उसके पास आती है और कहती है कि कहीं लुआंग किसी और से प्यार तो नहीं करता। और सेम यही बात लुआंग का मेट भी सोच रहा होता है और वो लुआंग से कह भी रहा होता है कि मेबुआ में आखिर कमी क्या है जो आप उसे पसंद नहीं करते। जिस पर लुआंग कहता है कि वो उसे प्यार तो करना चाहता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। ये सुनकर मेट कहता है ऐसे तो ये पता चलता है कि वो आपकी सोलमेट नहीं है, इसीलिए आपको उससे लगाव नहीं है। तो सोलमेट को पाने का बस एक ही रास्ता है, उन मंत्रों का जाप करना, जिसे मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए ही लाया है।
और अगर आपने उस थ्योरी को यूज नहीं किया तो हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। दूसरी तरफ ग्रैंडपा अपने मंत्रों को पढ़ रहे होते हैं, इस वजह से क्रीम फिर से दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है और इस बार लुआंग उसे देख भी सकता था। लुआंग की नजर जब क्रीम पर पड़ती है तब वो अपनी पलकों को झपकाना बंद कर देता है। इस तरह दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन अचानक ये क्रीम गायब हो जाती है। ये देखकर लुआंग शॉक हो जाता है कि ऐसे आंखों से ओझल वो कैसे हो सकती है। इधर क्रीम नींद से उड़ जाती है। इस तरह ग्रैंडपा फिर से फेल हो जाते हैं। अब अगली सुबह लुआंग को दिखाया जाता है जो कि क्रीम के ख्यालों में खोए होते हैं और इस बात से भी परेशान होते हैं कि अचानक वो लड़की कहाँ गायब हो गई। अब सीन परसेंट में आता है जहाँ पर हम क्रीम को देखते हैं जो कि प्रोफेसर नूब के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर हैरी भी क्रीम के साथ आया होता है। अब प्रोफेसर उन दोनों को घर लेकर जाते हैं और बताते हैं कि इस घर का नाम चंपा हाउस है। फिर कहते हैं कि क्या सच में इसी घर को उसने अपने ख्वाब में देखा था, जिस पर क्रीम हाँ कहती है। ये सुनकर हैरी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ये लड़की हमेशा ही सपने को हकीकत समझती हुई उसके पीछे बावली होकर फिरने लगती है। अब ये बात वो उसे समझाता भी है, लेकिन क्रीम को कुछ समझ नहीं आता। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा उसे नजर आते हैं, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या मैं आपको याद हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे बोर्ड दी थी। फिर कहती है कि जब से मैं उस बोर्ड को अपने पास रखी हूँ तब से अजीब से सपने मुझे आने लगे हैं। तब वो कहते हैं कि कैसे सपने। अब क्रीम उसे कुछ बताती कि उससे पहले ही हैरी उन सब पर बरस पड़ता है और कहता है कि सब के सब एक टीम में मिले हुए हो और तुम्हारी ही वजह से ये सब हो रहा है। ये कहकर क्रीम के हाथ को पकड़कर वहाँ से चला आता है। फिर अपनी माँ के पास जाता है और फिर कहता है कि मैं क्रीम के पागलपन से तंग आ गया हूँ। उसमें लड़की जैसी तो कोई बात ही नहीं है, जैसे वो कोई साइको हो। इंस्टेंट चीजों की तरह पागलों की तरह भागती है और अगर कोई सपना आ जाए तब तो वो उसे हकीकत समझकर उसका इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाती है। ये सुनकर हैरी की माँ कहती है वो कोई आम लड़की नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें उससे प्यार हुआ है और अगर एंसेंट हिस्ट्री की बात है तब तो तुम उसे ग्रैंड माँ के पास ले जाओ, जहाँ वो उसे सब कुछ बता देंगी। ये सुनकर हैरी ऐसा ही करता है और अगले सुबह ग्रैंड माँ के पास उसे लेकर पहुँच जाता है, जहाँ पर हैरी के पास सी आती है। सी हैरी को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है, लेकिन हैरी उसे जरा भी प्यार नहीं करता। सीधा ही क्रीम को लेकर ग्रैंड माँ के रूम में पहुँच जाता है। हैरी का सी के लिए ये बर्ताव देखकर सी का भाई सी का मजाक भी उड़ाता है और कहता है कि वो जिससे प्यार करती है वो तो किसी और को प्यार करता है, ऐसे में वो क्या करेगी। उधर रूम में जब क्रीम को ग्रैंड माँ देखती हैं, तब वो चीखते हुए उसका गला पकड़कर मारने की कोशिश करने लगती हैं, क्योंकि वो अन जैसी ही दिख रही होती है। ये देखकर हैरी बड़ी मुश्किल से उसे बचाता है, लेकिन तभी ग्रैंड माँ बेहोश हो जाती हैं। अब उन्हें सब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर काफी देर के बाद उन्हें होश आता है। होश आते ही वो अपने बच्चों से कहते हैं कि उन्हें किसी भी हाल में वो लड़की चाहिए और अगर वो लड़की नहीं मिली तो वो अपनी प्रॉपर्टी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। इतनी इम्पोर्टेंट बात सुनकर वो लोग प्लान बनाते हैं, जिसके तहत ग्रैंड माँ उसे सॉरी बोलने के लिए कॉल करती हैं और कहती हैं कि वो अपनी लोकेशन सेंड करे। वो आकर उससे खुद माफी मांगेंगी क्योंकि वो बीमारी की वजह से क्रीम से काफी बुरा बर्ताव कर चुकी हैं। जिस बात को क्रीम सच समझकर अपनी लोकेशन उन्हें सेंड कर देती है। फिर क्या था, अगले ही पल कार में भरकर दादी माँ के साथ कई सारे गुंडे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और क्रीम को किडनैप कर लेते हैं। फिर उसे एक वेयर हाउस में ले जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंड माँ अपने बच्चों से कहती हैं हम दोनों को एक रूम में छोड़ दो और तुम लोग बाहर चले जाओ। उन लोग ऐसा ही करते हैं। अब ग्रैंड माँ एक गन लेकर रूम में घुस जाती हैं। तभी क्रीम को होश आता है। उधर हैरी को क्रीम की गुमशुदगी का पता चल जाता है। तब वो समझता है कि वो जरूर मिस्टर नूब के घर गई हुई है, जहाँ पर वो भागते हुए जाता है और नूब पर बहुत गुस्सा करने लगता है। तभी ग्रैंडपा और किवा वहाँ पर आ जाते हैं, जिन पर भी हैरी चीखने लगता है कि आज तुम्हारी वजह से क्रीम गायब हुई है और फिर पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। लेकिन ग्रैंडपा और किया समझ जाते हैं कि क्रीम किसी मुश्किल में है और हैरी है कि पुलिस को बुलाने की धमकियां देने लगता है। ये सुनकर किवा कहती है कि क्रीम इस वक्त बहुत मुश्किल में है और ग्रैंडपा उसे मुश्किल से बाहर निकालने में लगे हुए हैं और ऐसे में अगर तुमने कोई भी हंगामा किया तो क्रीम को खो दोगे। ये कहकर रूम के दरवाजे को बंद कर लेती है। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर लुआंग अब अपनी सोलमेट को पाने के लिए उस मंत्र को पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और मेड उन्हें जैसा बता रहा था
वो वैसा पढ़ रहे होते हैं और ग्रैंडपा इधर मंत्र पढ़ने में लगे होते हैं। इस तरह दोनों दुनिया में एक साथ मंत्र पढ़ा जा रहा था और फिर ग्रैंडमा को दिखाया जाता है जो कि क्रीम को देखकर कहती हैं कि फाइनली वो उसे पा ही गई और उसे वो अब मार देंगे, जिसके बाद कभी वो उस दुनिया में नहीं जा सकेगी। ये देखकर क्रीम डर जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे शूट नहीं करो, लेकिन ग्रैंडमा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और शूट कर देती हैं। लेकिन गोली क्रीम को लगती कि उससे पहले ही क्रीम गायब हो जाती है और यहाँ से गायब होकर सीधा ही दूसरी दुनिया में जा पहुँचती है और गोली की आवाज सुनकर यहाँ पर सारे ही लोग आ जाते हैं और ग्रैंडमा चीखने लगती हैं कि अचानक से वो लड़की कहाँ पर गायब हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। हम देखते हैं क्रीम को जो कि नरुमित मंत्र पढ़ने की वजह से वो लुआंग के बोट में आ जाती है और क्रीम को देखकर लुआंग का मेट पोक कहता है यही तो है आपकी सोलमेट, जिस पर लुआंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ऐसी नॉनसेंस बातें इस वक्त मत करो। फिर वो क्रीम के पास जाता है और उसे गौर से देखता है। ये तो वही लड़की थी जिसकी एक झलक लुआंग को दीवाना बनाकर रख चुकी थी। अब वो उसे गौर से देखने लगता है, तभी पोक छेड़ते हुए कहता है कि इसे गौर से बाद में देख लेना, क्योंकि ये तो तुम्हारी सोलमेट होने ही वाली है। पहले इसे यहाँ से हटाने का इंतजाम करो। क्या ये सारी रात इसी बोट में ही रहेगी? जिस पर लुआंग कहता है कि इसे इस वक्त घर तो ले नहीं जा सकते, अब ऐसे में हमें नदी के पास वाले घर में इसे शिफ्ट करना होगा। फिर वो पोक से क्रीम को उठाने की बात कहता है, लेकिन पोक कहता है कि सोलमेट तुम्हारी है तो उठाओगे भी तुम ही, और मैं तो इसे हाथ लगाने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर लुआंग कोई भी बहस नहीं करता और क्रीम को उठा लेता है और उठाकर ले जाने लगता है। तभी उसे जाता हुआ लुआंग की माँ की मेड जुन देख लेती है और वो घबरा जाती है कि ये इस वक्त एक लड़की को लेकर कहाँ जा रहा है, जिसकी खबर वो लुआंग की माँ को फौरन ही बता देती हैं। अब ये सुनकर लुआंग की माँ भी जुन के साथ वहाँ पर पहुँच जाती हैं और अब तक कि ये लोग भी घर में पहुँच चुके होते हैं और क्रीम को लिटा भी चुके होते हैं। अब वहाँ पर लुआंग की माँ जब लड़की को देखती है तो कहती है कि ये लड़की तुम्हें कहाँ पर मिली, जिस पर पोक कहता है ये तो नरुमित मंत्र पढ़ने की वजह से मिल गई है। ये सुनकर लुआंग उसे घूरने लगता है और लुआंग की माँ तो कुछ समझ ही नहीं पाती। तब लुआंग कहता है ये तो अचानक ही मेरे बोट पर आ गिरी, जैसे कि आसमान से टपकी हो। लेकिन इस बात पर लुआंग की माँ को यकीन नहीं होता। फिर वो काफी सख्त लहजे में उससे पूछती हैं, लेकिन लुआंग का फिर भी यही कहना होता है। अब वो ना चाहते हुए भी थोड़ा सा यकीन अपने बेटे पर कर लेती हैं। फिर कहती हैं कि यहाँ पर इसे क्यों छिपा रहे हो, तो मैं घर लाना था। जिस पर लुआंग कहता है कि काफी रात हो गई थी और इतनी रात गए एक लड़की को अगर मैं अपने साथ घर लेकर आता तो 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचते कि मैं किस टाइप का लड़का हूँ। और अब की बात अलग है, अगर आप इसे घर ले जाना चाहती हैं तो बेशक ले जा सकती हैं, इसमें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। जिसके बाद वो क्रीम के माथे को टच करती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इसे तो तेज फीवर है। ये देखकर वो घबरा जाती हैं और कहती हैं कि फौरन ही मेरे साथ घर लेकर चलो। जिसके बाद ऐसा ही होता है। लुआंग क्रीम को घर लाता है, साथ ही डॉक्टर को भी बुलाया जाता है, जो कि दवा देकर जाते वक्त कहते हैं किसी को डरने की जरूरत नहीं है, जल्द ही उससे होश आ जाएगा और फीवर भी सुबह तक उतर ही जाएगा। अब उनके जाने के बाद लुआंग की माँ पोक से कहती हैं कि तुम मेरे मेड हो न कि लुआंग की, इसलिए लुआंग जो भी करे तो मुझे एक एक खबर अब से देते रहोगे। जिस पर पोक एग्री करता है और डरते हुए यहाँ से सोने की एक्टिंग करके जाने लगता है। अब वो लुआंग से कहती हैं कि उस लड़की के ज्यादा करीब नहीं जाना और ये बात हमेशा ही याद रखना कि तुम्हारी शादी मेबुआ से होने वाली है। ऐसे में किसी के करीब जाने से पहले तुम्हें 100 बार इस बात को सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे फादर की दी हुई जबान से मुकर नहीं सकती। जिस पर लुआंग हाँ कहता है और सोने के लिए वो भी चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हैरी बहुत परेशान था क्रीम के लापता गन चले जाने से और क्रीम की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। अब हैरी क्रीम की माँ को यकीन दिलाता है कि वो जल्द ही उनकी बेटी को तलाश लेगा और वो कहाँ शांत बैठने वाला था। वो फौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अब पुलिस क्रीम की माँ से मिलती है और पूछती है क्या उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी, जिस पर क्रीम की माँ कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वजह ये थी कि अभी हाल ही में वो अब्रॉड से स्टडी कंप्लीट करके थाईलैंड आई है। ऐसे में दुश्मनी की तरफ किसी बात का कोई इशारा ही नहीं होता, जिस पर पुलिस को यकीन हो जाता है। अब वो कई सारे हिंट्स मांगती है, जिसमें कुछ मिलती है और कुछ नहीं मिलती और पुलिस इसी आधी अधूरी नॉलेज को लेकर उसकी तलाश में निकल पड़ती है। और ग्रैंडपा नरुमित मंत्र पढ़ते हुए
पहले ही पार्ट में बेहोश हो गए थे। अब वो बेहोश कमरे में पड़े होते हैं और हैरी किवा के पास जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए रूम को खोल देता है। जिसके बाद ग्रैंडपा को बेहोश देखकर किवा तो रोने लगती है और प्रोफेसर मौके की नाजुकता को समझते हुए घबरा जाते हैं और हैरी को इस बात की टेंशन हो जाती है, अब तो बुड्ढा भी मर गया, ऐसे में उसे उसकी क्रीम कहाँ से मिलेगी, क्योंकि ग्रैंडपा की वजह से उसे थोड़ी सी उम्मीद बची हुई थी। खैर तभी पास्ट में कहानी जाती है और हमें क्रीम नजर आती है जिसका फीवर अब तक की कम हो चुका था और उसे होश आने लगता है। अब पूरी तरह होश में आने के बाद वो सोचती है, यार फिर से ये मेरे साथ कैसा मजाक हो रहा है, पक्का मैं किसी ड्रीम में हूँ। 5 मिनट वेट करती है। जब उसे लगता है कि उसका ड्रीम लंबा हो रहा है तब वो खुद को नाखून से काट कर और अपने बालों को खींच कर 2-3 थप्पड़ खुद को मार कर टेस्ट करती है कि क्या वो अभी भी सपने में है। जिसके बाद उसे चोट का एहसास होने लगता है। ये देखकर वो फौरन ही बेड से उठ खड़ी होती है और गेट खोलकर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर चोरकी आ जाती है। ये देखकर क्रीम को थोड़ा सुकून मिलता है क्योंकि चोर की सेम किवा के जैसी ही होती है। अब वो कहती है कि शुक्र है तू मुझे मिल गई, वरना मैं तो पहले बहुत ही परेशान थी। फिर क्रीम पूछने लगती है कि कैसे वो यहाँ पर आ गई, जिस पर चोर की कहती है कि आपको क्या हो गया है, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ और आप ये कैसी बातें कर रही हैं। मेरी मालकन को आप बीमार हालत में बोर्ड पर मिली थी, जिसके बाद आपको यहाँ पर लाया गया और इससे पहले आपको तेज फीवर था, शायद उसका असर अब भी आप पर बना हुआ है। फिर कहती है ये चंपा हाउस है। ये सुनकर क्रीम को चंपा हाउस से रिलेटेड सारी बातें याद आने लगती है कि प्रोफेसर ने भी इसी नाम को लिया था। वो कहती है कि ये झूठ है। सच पता लगाने के लिए गेट खोलकर बाहर जाने लगती है, तभी लुआंग से टकरा जाती है, जिसके बाद गिरने से बचाने वाला सीन होता है और यहीं पर लुआंग की बड़ी बहन भी हमें नजर आती है। इन लोग बहुत खुश होते हैं कि जल्दी ही उसे होश आ गया। अब वो उसे अगेन रूम में लेकर जाती है क्योंकि अभी भी क्रीम बहकी बहकी ही बातें कर रही होती है, जो उन लोगों के समझ से बिल्कुल ही परे था। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रीम को अब तक की याद आ चुका था कि वो एक वेयर हाउस में थी जहाँ पर ग्रैंड माँ ने उस पर फायर किया था, जिसके बाद उसे याद नहीं, लेकिन वो समझती है कि वो मर गई है और ये जन्नत है और ये सब दिखने वाले लोग पाप पुण्य का लेखा जोखा करने वाले होंगे। अब इस तरह की बातें सुनकर कोई भी होगा वो बौखला जाएगा ही। अब लुआंग की बहन उससे कहती है कि ये कैसे अजीब कपड़े तुमने पहन रखे हैं, जिस पर क्रीम कहती है ये तो ट्रेंड में है। लेकिन उन लोगों को ये बातें जरा भी समझ में नहीं आती क्योंकि 2 साल पास्ट में ट्रेंड नाम की जैसी कोई चीज ही नहीं होती। खैर फिर लुआंग की बहन क्रीम से उसका नाम पूछती है, तब क्रीम बता देती है कि उसका क्रीम नाम है। ये नाम तो उन लोगों को और ही अजीब लगता है। जिसके बाद क्रीम कहती है कि आप लोग हमें शॉर्ट में और नाम से बुला सकते हैं। अब यहीं से हमें पता चलता है कि क्रीम ही और नाम की लड़की है। इसके बाद क्रीम को अपना ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहनाते हैं और अपना ट्रेडिशनल मेकअप भी करते हैं, जो कि क्रीम को बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन करती भी तो क्या, अब वो सब करवा लेती है। अब लुआंग की माँ अपने बेटे से क्रीम के सिलसिले में बात कर रही होती हैं कि उसके एड्रेस का कैसे पता लगाया जाए और उसके रिलेटिव से कांटेक्ट करके जल्दी उसे उसके घर भेज दिया जाए, क्योंकि क्रीम के घर वाले काफी परेशान होंगे। जिस पर लुआंग कहता है कि जल्दी वो तलाश कर लेगा। तभी यहाँ पर क्रीम अपने ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ आ जाती है। जब लुआंग की नजर उस पर पड़ती है तब वो तो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। खैर अब लुआंग की माँ उससे उसकी तबीयत पूछती हैं, जिस पर क्रीम कहती है कि अब वो काफी अच्छी है। अब ये लोग भी क्रीम से उसका नाम पूछने लगते हैं, जिस पर वो अपना और नाम बता देती है। साथ ही ये भी बता देती है कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। ये सुनकर पोक को बहुत खुशी मिलती है। वो 100% समझ जाता है कि ये मंत्रों का ही फल है, जो कि सोलमेट के रूप में लुआंग को मिलने वाली है। अब उसकी खुशी देखकर लुआंग पोक को चुप कराता है, जिसके बाद पोक खामोश हो जाता है। अब लुआंग की माँ क्रीम से कहती हैं कि क्या तुम्हें याद है कि तुम बोट पर कैसे आई, जिस पर वो हैरान हो जाती है। अब उसकी हैरानी को देखकर ये लोग खामोश हो जाते हैं। फिर बहुत सारे अदर सवाल करने लगते हैं, लेकिन क्रीम को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ऐसे में जो कुछ भी पता लगाना था सब लुआंग की टीम को खुद ही लगाना पड़ेगा। अब क्रीम यहाँ पर ये सवाल कर लेती है कि यहाँ के लोग कैसे अजीब से कपड़े पहनते हैं, जिस पर चोरकी कहती है कि इस पीरियड में सभी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, इसमें अजीब जैसा क्या है। अब काफी चर्चे के बाद क्रीम को ये पता चलता है कि ये राजा रामा तृतीय का वक्त है और इस दौर में राजाओं वाला शासन काल है, जिस पर वो सबको घूर कर देखने लगती है। अब क्रीम अपने मन में कहती है
ये कैसे हो सकता है कि वो 200 साल पीछे आ गई है। ये सब तो टीवी सीरियल में दिखाया जाता था, लेकिन उसे इस रियल लाइफ में कैसे भुगतना पड़ रहा है। अब लुआंग की माँ चोरकी से कहती हैं जब तक कि इनके घर का एड्रेस ना मिल जाए तब तक ये यहीं पर रहेंगी और इनके लिए एक रूम को क्लीन कर दो। चोरकी ऐसा ही करती है। रूम साफ होने के बाद क्रीम को ले जाती है, जहाँ पर क्रीम बड़ी ही चालाकी से चोरकी को बाहर निकालती है और खुद विंडो से जंप कर लेती है, क्योंकि उसे बाहर की तरफ पानी दिख रहा था, न कि ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था सूखी मिट्टी के अलावा। इस तरह उसके हाथ पैर भी टूट सकते थे। लेकिन तभी वहाँ पर लुआंग पहुँच जाता है और क्रीम को अपने गोद में कैच कर लेता है। फिर वो क्रीम से उसकी ऐसी हरकत के बारे में पूछता है, जिस पर क्रीम उसे बातों में उलझा लेती है और फिर ये लोग घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। और चोरकी जब दोबारा रूम में आती है तब क्रीम उसे कहीं पर नजर नहीं आती, लेकिन जब वो विंडो से झांकती है तब क्रीम लुआंग के साथ नजर आती है। ये देखकर चोरकी को गुस्सा आ जाता है। वो फौरन ही लुआंग के पास आकर क्रीम को अपने साथ लेकर जाने लगती है और कहती है कि वो कभी दोबारा लुआंग के साथ नजर न आए, क्योंकि उसकी मंगेतर मेबुआ है और मेबुआ बहुत तेज लड़की है। उसे ये बात बहुत ही बुरी लगेगी, क्योंकि वो बचपन से ही लुआंग से शादी करने के ख्वाब देख रही है। इसीलिए वो किसी भी लेडी को उसके आसपास भटकने भी नहीं देती। जिस पर क्रीम कहती है कि वो एक बार मेबुआ को जरूर देखना चाहेगी। अब सीन परसेंट में आता है, जहाँ पर ग्रैंड माँ को होश आ जाता है और वो हॉस्पिटल में पागलों की तरह ऑन ऑन करके चिल्ला रही होती हैं, क्योंकि उनको दवाओं से ज्यादा ऑन की चाहत होती है। लेकिन जब कोई भी साथ नहीं देता तब पिटॉन से कहती हैं कि क्या वो उसकी हेल्प करेगा, वरना क्रीम पास्ट में जाकर सब कुछ तबाह कर देगी। उसे किसी भी हाल में क्रीम को मारना होगा। ये बातें पिटॉन को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन तभी ग्रैंडमा उसे सारे तरीके बताती है। इसके बाद ही सीन पास्ट में जाता है, जहां लुआंग को मार्केट में जाता हुआ हमें दिखाया जाता है, जिसके पास पिटॉन नजर आता है। पिटॉन यहाँ पर कैसे आया और पिटॉन का क्या नाम है, ये सारी चीजें हमें अभी बताई नहीं गई हैं। लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड लुआंग से बातें करता है और दूर दूर से उसे फॉलो करता रहता है, जिसके बाद उसे ये पता चलता है कि लुआंग ऑन के लिए ड्रेस ले रहा है। हालांकि उसने लिया नहीं था, ये राय भी पोक ने दी थी, क्योंकि ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन लुआंग शर्मा रहा था और बाद में कहता है कि अगर वो कोई कपड़ा लेगा भी तो सिर्फ अपनी माँ के लिए, ना कि किसी लड़की के लिए। लेकिन पॉक उनका नाम ले लेता है और ये नाम पिटॉन सुन लेता है। और फिर तो क्या था, वो जाकर मेबुआ को सारी बातें बता देता है कि आजकल लुआंग किसी लड़की के लिए ड्रेस ले रहा है। अब ये बात सुनकर मेबुआ का पारा हाई हो जाता है। वो बिना कुछ समझे सोचे फौरन ही अपनी बहन को लेकर लुआंग के घर पहुंच जाती हैं। इधर क्रीम है कि किचन में खाना पकाना सबको सिखा रही होती है, क्योंकि इस जमाने में सबको कोरमा चिकन निहारी के सिवा कुछ बनाना आता नहीं था और क्रीम सबको पिज्जा बर्गर वाली रेसिपी बताना शुरू किए थी। तभी मेबुआ लुआंग की माँ के पास पहुंच जाती है और कहती है कि लुआंग आजकल मार्केट में किसके लिए कपड़े ले रहा है। जरूर कोई सर्वेंट वाइफ उसने चोरी से रख रखी है और इस खबर से हमें अभी तक अनजान रखा गया है। लेकिन आपको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है कि मैं लुआंग का कितना बुरा हाल करूंगी। जिस पर लुआंग की माँ कहती है कि तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, पर मेबुआ बता देती है कि उसे किसी ने पक्की खबर दी है। तभी यहाँ पर चोरकी के साथ ऑन आ जाती है, जिस पर मेबुआ बरस पड़ती है और उसे मारने जा ही रही होती है कि तभी लुआंग की माँ उसे रोक लेती हैं और कहती हैं ये हमारा घर है और हमारे घर में आए हुए मेहमान की तुम इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती हो, फौरन ही तुम यहाँ से चली जाओ। फिर मेबुआ अन के सारे डिटेल्स लेती है कि वो यहाँ पर क्यों रह रही है और कहाँ से आई है, जिस पर सारी सच वाली बात लुआंग की माँ उसे बता देती हैं, जिसे सुनने के बाद मेबुआ यहाँ से चली जाती है। अब लुआंग के आने के बाद लुआंग को सारी बात पता चलती है। यहाँ इस बात का भी पता चलता है कि मेबुआ जैसी गुंडी लड़की से लुआंग की माँ शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि मेबुआ उन्हें जीने ही नहीं देगी और लुआंग के फादर की जबान भी कटेगी। लुआंग को मेबुआ की ये बदतमीजी बहुत ही बुरी लगती है जब लुआंग की माँ मेबुआ की सारी बातें उसे बताती हैं। और अब लुआंग को शक भी हो रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा कौन है जो कि उसकी पर्सनल बात मेबुआ तक पहुंचा रहा है। अब सीन परसेंट में आता है, जहाँ पर हैरी क्रीम को तलाशने के लिए टीवी पर न्यूज दिला रहा होता है और कहता है उसे जो भी हैरी तक लेकर आएगा उसे 50 लाख दिया जाएगा। ये न्यूज ग्रैंडपा और किवा सुन रहे होते हैं। ग्रैंडपा किवा से कहते हैं क्रीम के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो पास्ट में जाकर बहुत ही खुशी से जी रही है, क्योंकि उन्हें अपने नरुमित मंत्र पर बहुत ही यकीन होता है। लेकिन किवा को उनकी कही हुई कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती।
जिस पर वो सोच में पड़ जाती है। इधर प्रोफेसर परेशान होते हुए ग्रैंडपा के रूम में जाते हैं और उनके संदूक खोलते हैं, जिसमें उन्हें मंत्रों की पर्ची मिलती है और कुछ बुक्स भी मिलती है। तभी उन्हें क्रीम की स्केच भी नजर आती है, जिसे वो हाथ में लेकर सोचने लगते हैं। इधर क्रीम की माँ अपनी बेटी को याद करके रो रही होती है कि अचानक से तुम कहाँ चली गई, और क्रीम को इसका एहसास पास्ट में हो जाता है। वो पास्ट में बैठे चंपा हाउस में अपनी माँ को याद कर रही होती है, जिसके पास चोरकी आती है और उसे समझाती है कि फिक्र करने की उसे कोई जरूरत नहीं है, जल्दी उसे उसके घर भेज दिया जाएगा। लुआंग बहुत शिद्दत से उसके पेरेंट्स की तलाश कर रहा है। तभी क्रीम कहती है कि उसे सिर्फ अपनी माँ की याद आ रही है, जिसे सुनकर चोरकी कहती है कि वो भी तो बिना माँ के यहाँ रह रही है। फिर अपने बारे में बताती है कि लुआंग की माँ की खास मेड उसकी माँ थी, जो कि उसके बॉर्न होते ही मर गई। बाद में वो अकेली यहाँ पर रह रही है, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे से बातें करते हुए टेंशन मुक्त होने की कोशिश कर रहे होते हैं। और क्रीम विंडो से चांद को देखते हुए तन्हा टहलते हुए घूमने के लिए बाहर निकल पड़ती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात लुआंग से होती है। अब वो लुआंग से कहती है कि कैसे वो यहाँ पर आ गई और किस हालात में वो लुआंग को मिली थी, जिस पर लुआंग कहता है उसकी गलती से क्रीम 200 साल पीछे आ चुकी है। अब वो ये भी बताता है कि सोलमेट को पाने के चक्कर में उसने नरुमित मंत्र का यूज किया था, जिसके बाद अचानक से बोट में वो आ गिरी। फिर कहता है कि अब तो चाहने के बाद भी वो क्रीम को उसकी दुनिया में नहीं भेज सकता, जिसके चलते क्रीम को यहाँ पर रहना पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद क्रीम सैड हो जाती है, क्योंकि उसके बहुत से ड्रीम थे जो कि अधूरे रह गए थे। अब ये देखकर लुआंग कहता है कि क्या वो वापस फ्यूचर में जाना चाहेगी। क्रीम को लुआंग की बात पर यकीन नहीं होता, जिस पर वो कहती है अब तो वो यहीं पर वेकेशन सेलिब्रेट करेगी, क्योंकि फ्यूचर में जाना तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन ये पास्ट में राजा रामा का ओल्ड युग अच्छा तो बहुत है, बस कुछ चीजें हैं फ्यूचर की जो कि उसे बहुत याद आती है। अब इन लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी थेप इनको देख रहा होता है। वो ऑन के लिए लुआंग की सारी डिटेल्स को इकट्ठा कर रहा होता है कि इन लोगों में लव कब होगा या फिर हो चुका है, क्योंकि मेबुआ से उसे आग जो लगानी होती है। इधर लुआंग क्रीम के इश्क में गुलाबी मोहब्बत की सीढ़ियों पर पहुंच चुके थे। फ्लावर सूंघते हुए ऑन को फील कर रहे होते हैं। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर क्रीम और टॉस बहुत ही परेशान होते हैं और टॉस क्रीम की माँ से कहता है कि उसने हर तरफ न्यूज को फैला दिया है, जिससे कि उम्मीद है कि जल्द ही वो क्रीम को पा लेंगे। लेकिन क्रीम की माँ रो धोकर अपना बुरा हाल किए होती है, क्योंकि क्रीम की अभी तक उन्हें कोई भी अपडेट मिली नहीं थी। लेकिन पिटॉस उन्हें यकीन दिलाता है कि वो किसी सेब पैलेस पे होगी और सेब भी होगी। अब वो ये कह ही रहा होता है कि तभी सी की कॉल उसके पास आती है, जिसका कहना होता है कि ग्रैंड मदर पिटॉस को बुला रही हैं और कोई खास बात करनी है। ये सुनकर पिटॉस फौरन ही ग्रैंड माँ के पास जाता है, जहाँ पर ग्रैंड माँ उसे बताती हैं कि आजकल उन्हें बहुत बुरा ख्वाब आ रहा है। तब पिटॉस कहता है कि क्रीम कहाँ है, क्या वो इस चीज को बता सकेंगी। जिस पर ग्रैंड माँ का कहना होता है कि उन्होंने ख्वाब में क्रीम को एक बड़े से घर में देखा है और उसे कोई वहाँ पर ले जा रहा था और उसके गुम होने से पहले वो उसे ढूंढ ले, वरना क्रीम को पाना उसके लिए मुश्किल होगा। ये सुनने के बाद पिटॉस का सारा शक ग्रैंडपा और प्रोफेसर पे जाता है। वो उन लोगों की तलाश में निकल पड़ता है। अब उसके जाने के बाद ग्रैंड माँ के पास थेप आता है, जिससे ग्रैंड माँ कहती हैं वो ग्रैंड पा और उसके ग्रैंड डॉटर किवा के बारे में पता लगाए। अब ये सुनने के बाद थेप भी पता लगाने के लिए निकल पड़ता है और सीन पास्ट में आ जाता है, जहाँ पर सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। बीच में लुआंग क्रीम को खाने के तरीके भी सिखा रहा होता है। अब ये लोग खाना खाने के बाद बोट की मदद से टेम्पल में जाते हैं। इस बीच पानी से क्रीम को काफी डर लग रहा था, जिस वजह से लुआंग उसका साथ देता है। इस बीच क्रीम डर की वजह से लुआंग के गले लग जाती है, जो कि साथ में लुआंग की बहन और चोर की होती है। अब वो लोग इस चीज को देखने लगते हैं। खैर इस तरह ये लोग टेम्पल पहुंचते हैं। सब वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं और सीन परसेंट में आ जाता है, जहाँ पिटॉस भी सेम ही मंदिर में गया होता है, जहाँ पर प्रोफेसर और पिटॉस से बात हो रही होती है क्रीम के लापता होने के सिलसिले में। तब प्रोफेसर उसे क्रीम की वही स्केच दिखाता है और कहता है ये पास्ट का सफर तय कर रही है और ये स्केच की वजह से ही ये मिसिंग है, क्योंकि ये स्केच यूं ही तो बनाई नहीं गई है। इसकी कोई खास वजह तो जरूरी होगी। अब ये लोग भी इसके बारे में सोचने लग जाते हैं। इधर पास में लुआंग की टीम को मम थेप और मम टॉस नजर आते हैं।
अब ममताज को देखते ही क्रीम उछल पड़ती है क्योंकि ममताज का फेस सेम ही टॉस से मिल रहा होता है। ये चीज उसे काफी खुशी देती है। अब वो फौरन ही ममताज के पास जाती है और कहती है, चलो तुम्हारी वजह से मैं दोबारा से अपनी दुनिया में जा सकूंगी। ये कहते हुए उसके हाथ को पकड़ लेती है, लेकिन ममताज से कि उसे पहचानने से इनकार कर देता है और कहता है कि क्रीम को कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि उसने कभी इसे देखा ही नहीं है। ममताज की ये बातें क्रीम को और ही परेशान करती हैं क्योंकि वो सेम ही उसके फियांसो पिटोस की तरह दिख रहा होता है। लेकिन अब चोर की क्रीम के हाथ को छुड़ाती है और कहती है वैसे पागलों की तरह बिहेव ना किया करे और इस जमाने में उसे कोई भी नहीं जानता। लेकिन इसी कंफ्यूजन में क्रीम बेहोश हो जाती है और उसे गिरने से बचाने का काम अपना लुआंग करता है। इस तरह क्रीम लुआंग के सीने से लग जाती है जो कि थेप देखकर मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसे आग लगाने का अच्छा टाइम मिल चुका होता है। इधर प्रेजेंट में पिटोस और प्रोफेसर टहलते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर प्रोफेसर का कहना होता है कि क्रीम पास्ट में चली गई है, लेकिन पिटोस को इन बातों पर यकीन नहीं होता और प्रोफेसर है कि बढ़िया एक्सप्लेन करके उसे समझा नहीं पाते। तब वो कहते हैं कि इसके बारे में सिर्फ 2 ही लोग ये बातें क्लियर कर सकते हैं और वो है ग्रैंडपा और किवा, जिनके बताने के बाद तुम्हें खुद ही समझ में सारी बातें आ ही जाएंगी और वो शायद उसे वापस ले भी आए। इस तरह ये लोग ग्रैंडपा के पास निकल जाते हैं। उधर पास्ट में क्रीम को होश आ गया होता है और चोर के उसे सूप पर सूप पिलाई जा रही थी। तभी क्रीम कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम किवा के जैसे सेम ही हो, लेकिन तुम चोर की बनी यहाँ पर बैठी हो और मुझे जानती भी नहीं हो। सेम ऐसा ही पिटोस के साथ भी हो रहा है जो कि यहाँ पर ममताज बना बैठा है। वो मेरे फियांसो होने के बाद भी मुझे पहचान नहीं पा रहा। आखिर ये सब क्या चल रहा है? और ये 200 साल पिछला वक्त अगर चल भी रहा है तो फ्यूचर वाले बंदे यहाँ पर कैसे आ रहे हैं? और ये बातें हमें कहीं दोबारा से बेहोश न कर दें। तुम कितना भी सूप मुझे क्यों न पिला डालो, मेरी दवा सूप नहीं बल्कि मेरी दवा इन क्वेश्चन के आंसर हैं जो कि तुम मुझे दे नहीं पा रही। क्या तुम सच में किवा नहीं हो? जिस पर चोर की कहती है कि हाँ ये सच है कि वो किवा नहीं है और वो चोर की है और ममताज थेप का भाई है। फिर उनके पेरेंट्स के नाम भी बताती है। इस तरह फ्यूचर से उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। जिस पर क्रीम दोबारा से टॉस से मिलने की बात करती है, जिस पर चोर की मना करती है कि वो तो अच्छा बंदा है, लेकिन उसका भाई जो थेप है वो काफी खराब है और चोर भी है जो कि स्मगलिंग का काम करता है। इस तरह उसके पास जाना ठीक नहीं होगा। चोर की ये बात सुनकर क्रीम समझ जाती है। अब मेबुआ को दिखाया जाता है जो कि रो रो कर पूरे घर को सर पे उठाए होती है क्योंकि उसका कहना होता है वो शादी करेगी तो सिर्फ लुआंग से, और इसी गम में होती है कि तभी थेप और पिटोस आकर मेबुआ के गम को और ही बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि आजकल लुआंग बहुत ज्यादा ही ऑन को गले लगा रहा है। ये सुनने के बाद तो मेबुआ रोना धोना बंद करके घर की सारी चीजें तोड़ने लगती है और अपने फादर से कहती है कि वो फौरन ही लुआंग को घर बुला ले और शादी की बात को फिक्स करें। अब ऐसा ही होता है। मेबुआ के फादर लुआंग को घर बुलाते हैं और शादी की बात करने लगते हैं, जिस पर लुआंग की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन मेबुआ के फादर कहते हैं ये मत भूलो कि तुम्हारे फादर की जान हमने ही बचाई है और बहुत सारे एहसान हमारे तुम पर हैं, जिस एहसान को याद करते हुए तुम इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती हो। अब ये सुनने के बाद लुआंग को भी उनका किया सारा एहसान आज तक का याद आने लगता है, जिसके बाद वो मेबुआ से शादी करने के लिए इकरार कर लेते हैं। अब मेबुआ लुआंग की ये बात सुनकर खुशी में झूमने लगती है और बेवजह हंसे जा रही होती है। बाद में काफी अच्छा डिनर भी इन्हें कराया जाता है। लुआंग के सामने जितनी भी डिशेस होती हैं सब मेबुआ ने बनाई होती हैं। कई बार मेबुआ ने इस बात का इशारा भी किया कि ये सारी चीजें हमने बनाई है, हालांकि लुआंग को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। तब मेबुआ की माँ गवाही देती हैं कि हाँ मेबुआ ने ही बनाया है और इसी तरह तुम्हारे घर को बहुत ही अच्छे से संभाल लेगी। और ये सारी बातें मेबुआ बिना ही शर्माए सुन रही होती है और प्यार की नजरों से लुआंग को देख रही होती है। हालांकि ये शादी मेबुआ की तरफ से तो लव मैरिज होती है, लेकिन बनाया इसे अरेंज मैरिज जा रहा था। खैर अब खाना मुकम्मल होने के बाद ये लोग निकल पड़ते हैं। बोट में बैठने के बाद लुआंग का मेट कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, मेबुआ से शादी क्यों कर रहे हैं जबकि आप उसे प्यार भी नहीं करते। जिस पर लुआंग का कहना होता है कि मेबुआ के फादर के बहुत सारे एहसान उन पर हैं,
क्योंकि उन्होंने बैटल में उसके मरते हुए फादर को बचाया। तभी लुआंग के फादर ने उनसे कहा था कि हम अपने बच्चों की शादियां आपस में करेंगे। ऐसे में जब लुआंग के बड़े भाई की डेथ हो गई तो अब लुआंग को मेबुआ से शादी करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर मेट कहता है तो आपकी सोलमेट ऑन का क्या होगा, जिसे मंत्रों से पढ़कर बुलाया गया है। जिस पर लुआंग कहता है कि उसे नॉनसेंस जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर कहता है कि वो जहाँ से आई है एक दिन वहीं पर चली जाएगी। तभी क्रीम और चोरकी को दिखाया जाता है, जो कि ये समझ चुकी होती हैं लुआंग को मेबुआ के घर इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि लुआंग को क्रीम के पास आते किसी ने देख लिया और ये खबर मेबुआ को मिल गई। जिसके बाद क्रीम को लुआंग की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो लुआंग का वेट कर रही होती हैं। हालांकि रात के 2 बज गए होते हैं, लेकिन वो फिर भी लॉन में खड़े उसका वेट कर ही रही होती है। और तभी यहाँ पर लुआंग मेट के साथ पहुँच जाते हैं। अब वो क्रीम को देखकर पूछते हैं कि इतनी रात में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब क्रीम कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी। जिस पर लुआंग नाराजगी जाहिर करते हुए कहते हैं कि वो इंतजार क्यों कर रही थी। अब ये सुनकर वो कह देती है कि आपको मेबुआ ने क्यों बुलाया था, कहीं उसकी वजह मैं तो नहीं हूँ, इसी फिक्र में मैं जग रही हूँ। जिस पर लुआंग कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। खैर लुआंग इसलिए क्रीम से नाराज होता है क्योंकि क्रीम ने ममटॉस को पीटॉस समझकर ऐसे खुश हुई थी जैसे कि वो उसका बॉयफ्रेंड हो। जिस पर क्रीम कह देती है उससे उसकी अरेंज मैरिज हो रही है, लेकिन वो प्यार नहीं करती, उसे तो वो बस भाई जैसा ही समझती है। जिसके बाद लुआंग को थोड़ा सा सुकून मिलता है। अब दोनों लोग प्यार से बातें कर ही रहे होते हैं कि तब इस सीन % में आ जाता है। यहाँ पर थेसिस के गुंडे ग्रैंडपा के घर में जाते हैं और उस घर से जो स्केच मिलती है उसे ग्रैंड माँ को लाकर थेसिस दे देता है। जिसके बाद ग्रैंड माँ ऑन के स्केच देकर कहती हैं इसी ने ऑन को दोबारा से पास्ट में भेजा है, कैसे भी करके वो ग्रैंडपा को उस तक ले आए। जब थेसिस के बंदे ग्रैंडपा के घर गए थे तब उस वक्त ग्रैंडपा और किवा घर में नहीं थे, वो दोनों ही घर से बाहर थे, छिपकर उन गुंडों को देख रहे थे। और ग्रैंडपा इन गुंडों के मकसद को समझ जाते हैं, इसीलिए वो किवा को लेकर फरार हो जाते हैं। अब थेसिस ग्रैंड माँ से कहता है कि जल्द ही वो उन दोनों को भी उनके सामने ले आएगा। अब थेसिस की इस बात पर उसकी बहन पूछती है कि ग्रैंड माँ ऐसा क्यों करवा रही हैं और उस लड़की के पीछे क्यों पड़ी हैं। जिस पर थेसिस उसे कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है, वो तो बस ये सब इसलिए कर रहा है जिससे कि ग्रैंड माँ खुश होकर अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। ये कहकर वो चला जाता है और उसकी बहन पैर पटकते रह जाती है। अब थेसिस ग्रैंड माँ के पास जाकर बैठता है और पूछता है कि वो उस लड़की की इतनी शिद्दत से तलाश क्यों कर रही हैं। जिस पर ग्रैंड माँ का कहना होता है कि वो भूल गया उनके बारे में, न कि पास्ट में थेसिस और से मिल चुका है। अब ये बात थेसिस को हैरान कर देती है। फिर ग्रैंड माँ कहती हैं कि ऑन वही लड़की है जिससे मम थेप शादी करना चाहता था, लेकिन लुआंग की वजह से ये नहीं हो पाया, तब से वो लुआंग का दुश्मन बन गया। फिर कहती हैं लेकिन ये सब बात तो तुम भूल गए हो, लेकिन मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी, दोबारा से तुम्हें पास्ट में भेजूंगी और फिर से तुम ऑन से प्यार करोगे और उसे इस बार जाने मत देना। जिसके बाद थेसिस ऑन के स्केच को देखता है, लेकिन ग्रैंड माँ की बातों की वजह से उसके माथे पर पसीने आ रहे होते हैं। अब कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर क्रीम बढ़िया से डिश रेडी करती है, इस तरह सारे मेट्स को आराम भी देती है। अब उसके बाद सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। लुआंग और उसकी माँ को क्रीम का बनाया हुआ खाना बहुत ही अच्छा लगता है। जिसके बाद क्रीम के लिए उनके दिल में मोहब्बत और ही बढ़ जाती है। इस तरह क्रीम अब तक सबकी लाडली बन चुकी थी। इधर प्रेजेंट में ग्रैंडपा किवा को लेकर घर में ठहरते हैं और कहते हैं कि सिर्फ आज रात तक यहाँ रहना है, सुबह ही बैंकॉक हम लोग चले जाएंगे। यह सुनकर किवा कहती है कि आखिर कब तक हम लोग यूँ भागते रहेंगे, और वो लोग कौन थे जो कि घर में घुसे थे। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं वो लोग शायद नहीं चाहते कि ग्रैंड माँ दोबारा से ऑन और लुआंग से मिले। ये सुनकर किवा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये लोग 200 साल पहले हुआ करते थे। वो कहती है अब इस जमाने में कहाँ से आएंगे वो लोग। जिस पर ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि हम में से कोई ऐसा है जो कि पास्ट से आया है, अब कौन है ये नहीं पता। इसके बाद ग्रैंडपा रूम में जाकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी थेसिस के गुंडे आते हैं और सबको मारने लगते हैं और अंदर घुसने लगते हैं। ये चीज किवा देख लेती है। वो ग्रैंडपा को लेकर घर से निकल जाती है, लेकिन जाते वक्त गुंडे इन लोगों को देख लेते हैं। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ाते हैं, लेकिन तभी एक फीमेल लेडी फेस को मास्क से कवर किए हुए
कार लेकर आती है और रोड पर कार को रोक देती है। इस तरह ग्रैंडपा और किवा को अपने कार में बिठा लेती है। ग्रैंडपा और किवा के पास अदर कोई ऑप्शन भी नहीं था, वरना यहाँ पर पकड़े जाते। ऐसे में बिना कुछ सोचे समझे उसे कार में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं ग्रैंडपा और किवा को जिस लड़की की कार में बैठे होते हैं वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शशि थेप की बहन होती है, और वो नहीं चाहती कि शशि थेप ग्रैंडपा और किवा को ढूंढकर ग्रैंडमा को खुश कर दें और ग्रैंडमा उसकी खुशी में शशि थेप को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दें। इसी चक्कर में शशि थेप की बहन एक सेफ जगह पर ग्रैंडपा और किवा को उतारती है और फिर उन लोगों को कुछ पैसे देती है और कहती है कि यहाँ से कहीं बाहर चले जाएं, वरना शशि थेप आप सबको किडनैप कर लेगा। उसके बाद आपके साथ अत्याचार भी किए जाएंगे। उस अत्याचार से बचने के लिए आपको अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। अब ये बातें ग्रैंडपा और किवा समझ जाते हैं और ग्रैंडपा उसका दिया हुआ पैसा वापस करते हैं, लेकिन मैडम के बहुत कहने के बाद वो ले लेते हैं और मैडम यहाँ से चली जाती हैं। अब ग्रैंडपा और किवा एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। फिर किवा टॉस फूल को कॉल करती है और कहती है कि जल्द ही वो आकर उसे ले जाएंगे। ये सुनकर टॉस फूल फौरन ही भागते हुए इन लोगों के पास आता है और किवा के साथ ग्रैंडपा को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब टॉस फूल किवा से कहता है, तुम्हारे ग्रैंडपा ने मंत्रों का ऐसा घोटाला किया कि मेरी क्रीम को 200 साल पीछे कर दिया। अब इस घोटाले को तुम ही ठीक कर सकती हो और तुम उन मंत्रों का जाप करके मेरी क्रीम को मुझ तक ले आओ। अब ये बातें किवा को काफी परेशान करती है। वो कहती है कि पावर सिर्फ ग्रैंडपा में है, क्योंकि उन मंत्रों का असर किवा के पढ़ने पर तो हरगिज नहीं होगा। ये सुनकर टॉस फूल ग्रैंडपा से बात करने की बात सोचता है। अब कहानी पास्ट में आती है, जहाँ पर मेबुआ रिश्ते में मिठास घोलने के लिए लुआंग के घर आती है, उसके लिए एक अच्छी से टिफिन लेके, जिसमें उसका बनाया हुआ खाना होता है। लेकिन उसके पहुँचते ही लुआंग यहाँ से अपने काम पर निकल जाता है और फिर मेबुआ लुआंग की माँ से मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन लुआंग की माँ उसके जहरीले दिमाग को अच्छे से पढ़ रही होती है। फिर डिनर करने के बाद मेबुआ वापस जाने लगती है, लेकिन फिर जाते वक्त बहाने से ऑन को अपने साथ लेकर आती है और फिर पानी में उसे गिरा देती है। ऑन को तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वो डूबने लगती है, जिस पर मेबुआ कहती है, मैं स्पेशल तुमको मारने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ और इस मकसद में मैं कामयाब भी हुई। अब भूल जाओगे कोई तुम्हें बचाने आएगा। ये कहकर उसे पानी में डुबा देती है। तभी यहाँ पर टहलते हुए चोर की आ जाती है और वो ऑन को डूबते हुए देख लेती है। ये देखकर तो वो चिल्लाते हुए पानी में जंप कर देती है। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग पानी में जंप करके ऑन को बचाने के चाहत में लग जाते हैं, लेकिन ऑन उन सबको मिल नहीं रही होती। और ये सब देखकर मेबुआ अंदर ही अंदर काफी खुश हो रही होती है और बाहर से चिल्ला रही होती है कि मेरी ऑन को कोई बचा लो, इतनी प्यारी सी लड़की मौत के मुंह में चाट की है। मेबुआ का ये नाटक खैर कोई समझ भी नहीं पाता और फिर काफी तलाशने के बाद चोरकी को ऑन मिल ही जाती है, जिसके बाद तो मेबुआ की आंखें बाहर आ जाती हैं, ये सोचकर कि अब तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। इसी गम में वो चली जाती है। साथ में उसकी बहन और मेड होती हैं, वो इस सिलसिले में कहती भी है, जिस पर मेबुआ कहती है कि उन लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। अब फिर हमें ऑन दिखाई जाती है, जिसके पेट से पानी वानी निकाला जा रहा होता है, जिसके बाद उसे रूम में भेज दिया जाता है। अब चोरकी के साथ कई सारे सर्वेंट को बुलाकर लुआंग की माँ ऑन के पानी में गिरने की वजह पूछती है, जिस पर सब इनकार करते हैं कि उन लोगों ने ये सब देखा ही नहीं है और चोरकी भी सेम ऐसा ही कहती है। तब लुआंग की माँ कहती है कि इस बात का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी, यूं ही तो नहीं ऑन पानी में गिर गई, इसके पीछे किसी का हाथ है। ये कहकर चोरकी को ऑन के पास भेजती हैं। अब चोरकी ऑन के पास आने के बाद उससे पूछती है कि वो पानी में कैसे गिरी, जिस पर ऑन चोरकी से कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और फिर कहती है कि उसे इस मसले पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब कहानी परसेंट में आती है, जहाँ पर ग्रैंड माँ अपने मंत्रों से शशि थेप को पास्ट में ले जाती हैं। इस तरह शशि थेप को पास्ट की सारी चीजें नजर आने लगती हैं। अब शशि थेप पास्ट में स्मगलिंग का काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर लुआंग आ जाता है, लेकिन इस बीच शशि थेप अपने सारे सबूत को मिटा देता है, लेकिन तब भी लुआंग को उस पर शक हो ही जाता है। लेकिन तभी लुआंग के पास उनका सेफ गार्ड आता है और उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर ये बात शशि थेप को समझ आ जाती है कि वो उसके जीजा बनने वाले हैं, शायद इसीलिए उसकी ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं किए। फिर लुआंग की माँ को दिखाया जाता है
है, जो कि ऑन को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जा रही होती हैं, जहां पर बहुत ही बड़े बड़े लोग आए होते हैं। किवा के साथ ऑन भी यहाँ पर मजा ले रही होती है। तभी यहाँ पर पीथेप हमें नजर आता है, जो कि काफी ड्रिंक किए होता है। अब इस नशे में वो ऑन के साथ गलत करने लगता है। ये देखकर ऑन उसको किक मारती है, साथ ही फेस पर एक थप्पड़ भी लगा देती है, जिसके बाद तो सबको ये बात पता चल ही जाती है कि पीथेप ऑन को छेड़ रहा है। इस हंगामे में लुआंग भी आ जाता है। सब उस पर बरस पड़ते हैं, जिसकी माफी पीथेप का भाई यानी कि टॉस मांगता है। जिसके बाद मामला ठंडा होता है। बाद में पीथेप अपने भाई टॉस से कहता है कि कभी वो उसका साथ ही नहीं देते, जिस पर टॉस कहता है कि रॉयल प्रिंस के सामने और लुआंग के सामने बात को बढ़ाने से अच्छा था कि माफी मांग लेना, और वही मैंने कर दिया, तो क्या गलत किया। ये कहकर वो चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद पीथेप अपने गाल को टच करते हुए कहता है, इस थप्पड़ का बदला तो मैं जरूर लूंगा। ये कहते हुए पीथेप परसेंट में आ जाता है, जहाँ पर सतीथेप बनकर ग्रैंड माँ के पीछे बैठा होता है। अब ग्रैंड माँ कहती हैं कि उसने क्या देखा, जिस पर सतीथेप कहता है कि ये बात उसे समझ में आ गई है कि ग्रैंड पा किवा की हेल्प टॉस फूल कर रहा है। तभी टॉस फूल को दिखाया जाता है, जो कि क्रीम की माँ को समझा रहा होता है कि वो रोए नहीं, क्रीम की तलाश के लिए कुछ अच्छे पॉइंट्स उसे मिल गए हैं। जिसके बाद क्रीम की माँ को थोड़ा सा सुकून मिलता है। इधर पास में लुआंग की माँ लुआंग से कहती हैं कि ऑन को उसके दुनिया में वापस भेज दो, क्योंकि यहाँ पर मेबुआ और थेप उसकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। लुआंग को भी ये बात समझ में आ जाती है। तभी चोरकी भी यही बात कह रही होती है कि वो भी अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है और मेबुआ के डिटेल्स भी निकालना चाहती है, क्योंकि उसको अब ये शक हो गया है कि मेबुआ और ग्रैंड माँ का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तभी लुआंग क्रीम के पास आता है और फिर उसे दोबारा से वही बोट में लेकर जाता है, जहाँ पहली बार मंत्रों की मदद से क्रीम को यहाँ पर बुलाया था। अब फिर से उन मंत्रों को पढ़कर क्रीम को भेजना चाहता है और फिर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद एक पल के लिए क्रीम को टॉस फूल नजर आ जाता है, क्योंकि जब मंत्र पढ़ा जा रहा था तब टॉस फूल क्रीम के रूम में होता है और मंत्र पढ़ने की वजह से क्रीम के रूम में रखी हुई वो छोटी सी बोट में रोशनी आ गई होती है। ये देखकर टॉस फूल बोट को पकड़ लेता है और यही वो वजह थी कि टॉस फूल क्रीम को और क्रीम टॉस फूल को देख पा रहे होते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ जरा देर के लिए ही होता है और तभी मंत्रों का पावर कम पड़ जाता है। इस तरह क्रीम अभी भी पास्ट में रह जाती है और टॉस फूल प्रेजेंट में होता है। अब निराश होकर ऑन यानी कि क्रीम लुआंग के साथ जाने लगती है। लुआंग कहता है कि वो जल्द ही अपनी असली दुनिया में चली जाएगी, क्योंकि मंत्र काम कर रहे हैं। अब लुआंग को अन बताती है कि उसने ग्रैंड मेबुआ को देखा है, जो कि प्रेजेंट में विराजमान है और वो भी ठीक इसी की तरह उससे नफरत करती हैं और वो टॉस फूल की रिलेटिव भी हैं। अब ये बातें लुआंग को कुछ समझ में नहीं आ रही होती। तभी ऑन कहती है कि नरुमित मंत्र का यूज करने से क्या होता है, जिस पर लुआंग एक पल के लिए खामोश होता है। इसी वक्त का फायदा उठाते हुए लुआंग का मेट कह देता है कि इसका अक्सर सोलमेट पाने के लिए यूज किया जाता है। ये सुनकर लुआंग उसे चुप कराता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑन को इस स्पेल के असली यूज का पता चल चुका था। तभी चोरकी यहाँ पर आ जाती है, जो कि ऑन को अपने साथ लेकर चली जाती है, क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी। अब बेड पर लेटने के बाद ऑन बार बार यही सोचकर मुस्कुरा रही होती है कि यह नरुमित मंत्र कोई डेटिंग ऐप के जैसा ही है कि पढ़ो और असली सोलमेट उसे मिल जाए। अब ये देखकर चोरकी उसे पागल समझ रही होती है, लेकिन ऑन उसे कुछ भी बता नहीं रही होती। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर टॉस फुल ग्रैंड पा के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने ही क्रीम को पास्ट में भेजा है और आप ही उसे प्रेजेंट में लाएंगे। जिस पर किवा कहती है कि अगर वो यहाँ पर आई तो उसके लिए खतरा हो सकता है, और रही बात वापस लाने की तो ये तो मुमकिन नहीं है। और ठीक यही बात ग्रैंडपा भी कहते हैं कि उन्हें भेजना तो आता था, लेकिन उसे वापस लाना उनके बस की नहीं है। ये सुनकर टॉस फुल अपने सर को खुजाने लगता है कि अब क्या होगा। इधर पास में पीथेप को मेबुआ के फादर बहुत ही मार रहे होते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम दोबारा से चंपा हाउस में नहीं जाओगे। जिसके बाद पीथेप उनसे सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी दोबारा चंपा हाउस नहीं जाएगा। अब उनके जाने के बाद पीथेप को शक होता है कि लुआंग ने ही ये सारी बातें बताई है। अब पीथेप पागलों की तरह केले के पेड़ को चाकू से काट रहा होता है और लुआंग पर गुस्सा किए जा रहा होता है। और यही कुछ हाल मेबुआ का भी होता है। वो भी किचन में तबाही मचाए हुए होती है।
क्योंकि मेबुआ से कहां ऑन और लुआंग की नजदीकियां देखी जाती हैं। अब मेबुआ और पिथेप मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे ऑन को सबक सिखाया जाए। इन सब के दौरान इन लोगों को ऑन की डिटेल्स भी चाहिए होती है, इसलिए मेबुआ पिथेप को लेकर लुआंग के सर्वेंट के पास जाती है, जहाँ पर एक मेड को भारी पैसा और कुछ सोना चांदी देकर उसे खरीद लेती है और फिर बहुत सारी उससे बातें पूछती है, जिस पर ये पता चलता है कि ऑन यहाँ पर परमानेंट रहने के लिए नहीं आई है। एक दिन लुआंग को उसके बोट में अचानक ही वो मिल गई, जिसके बाद उसे घर लाया गया। अब उसके घर वालों को तलाश करके जल्दी उसे भेज दिया जाएगा। फिर मेड कहती है कि ऑन से आपको डरने की जरूरत नहीं है, कितना भी वो लुआंग के क्लोज क्यों ना जाए, लेकिन लुआंग आप जैसे डायमंड को छोड़कर उस पत्थर से क्यों दिल लगाएंगे। जिसके बाद मेबुआ को थोड़ा सा सुकून मिलता है। फिर पिथेप मेड से कहता है कि मैं तुम्हें काम दूंगा जो कि तुम्हें करना पड़ेगा। अब वो मेड इतना पैसा ले चुकी होती है कि इन लोगों की बातों का इनकार नहीं कर पाती। पिथेप की बातों पर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि आप जो भी कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। तभी लुआंग की माँ के पास ऑन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लुआंग की बहन भी आती है और अपनी माँ को कोने में ले जाती है। फिर कहती है कि लुआंग की आंखों में हमने ऑन के लिए मोहब्बत देखी है, जो कि मेबुआ के लिए ऐसी मोहब्बत हमने आज तक नहीं देखी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि उन्हें इस बात का अच्छे से पता है और चोरकी भी सेम ऐसा ही कहने लगती है कि हाँ ये सच है कि लुआंग ऑन से बहुत प्यार करते हैं। अब ये सब सुनकर लुआंग की माँ कहती हैं ये बातें सच कितनी भी क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम अपनी जबान से नहीं मुकर सकते। जिस पर लुआंग की बहन कहती है कि एक बार हमें इस मसले पर लुआंग से बात तो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इस बारे में कोई अहम फैसला लिया जाएगा। और हम देखते हैं सर्वेंट याम को पिथेप कुछ काम दिया होता है और वो काम ये होता है कि पिथेप अपनी तरफ से ऑन को एक ब्रेसलेट देता है, साथ ही उसको लव लेटर भी देता है। अब इस पैकेट को याम को देते हुए कहता है कि ऑन को जल्द से जल्द वो दे दे, साथ ही उसे ये भी बता दे कि ये गिफ्ट पिथेप की तरफ से ऑन को दिया जा रहा है। याम अब गिफ्ट लेकर ऑन की तरफ निकल पड़ती है। ये तो आपको पता ही होगा कि याम लुआंग की ही सर्वेंट है। तभी हमें लुआंग को दिखाया जाता है, जिसके पास उसकी बहन आती है और कहती है कि आज तुम अपने काम पर नहीं गए, लगता है ऑन को देखने के लिए यहाँ पर बैठे हो। जिसे सुनकर लुआंग कहता है ये बात जरूर आपको मॉम ने बताया होगा, न कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही काम पर नहीं गया, लेकिन जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जिस पर लुआंग की बहन मुस्कुराने लगती है। फिर कहती है अगर ये बात सच नहीं है तो क्यों ऑन को उसके घर भेज नहीं रहे। जिस पर लुआंग कहता है कि कैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने उसके घर वालों को तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तक मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं मिल सकी जिसके सहारे मैं उसे भेज पाऊं। न कि अब तो मैं खुद ही चाहता हूँ कि वो जल्दी से अपने घर चली जाए, क्योंकि थेप और मेबुआ ऑन के लिए खतरा बन गए हैं। अब हमें मेबुआ को दिखाया जाता है जो कि लुआंग के घर आती है, जहाँ पर सब बैठे होते हैं, लेकिन लुआंग मेबुआ से ठीक से बात नहीं कर रहा होता है। ये चीज लुआंग की माँ को बहुत बुरी लगती है। वो उसे समझाती हैं कि ऐसे मेहमानों से रूड बिहेव नहीं करते, जिसके बाद लुआंग को सही होता है। तभी मेबुआ कहती है कि ऑन से माफी मांगने के लिए वो आई है, इसलिए ऑन को यहाँ पर बुलाया जाए। अब ये बात सुनकर लुआंग कह देता है कि उसने तो गलती ही नहीं की, तो उसे ऑन से मिलने की क्या जरूरत है। रही बात माफी मांगने की, तो वो मैं ऑन को बता दूंगा। लुआंग की इस बात पर उसकी माँ कहती हैं कि ऐसे नहीं बोलो। फिर चोरकी से कहकर ऑन को बुला लेती हैं। तभी ऑन को हमें दिखाया जाता है जो कि तालाब के पास बैठी होती है और वादियों का मजा ले रही होती है। तभी ऑन के पास याम पहुँच जाती है, जो कि थेप का दिया हुआ लव लेटर देती है, साथ ही ब्रेसलेट भी देती है। जिसे देखकर ऑन पहले तो हंसती है, लेकिन तभी वहाँ पर आंटी आ जाती हैं, जिसके बाद वो आंटी इस लेटर को लव लेटर का नाम देती हैं। ये सब सुनने के बाद ऑन उस लव लेटर को फाड़ देती है, साथ ही ब्रेसलेट को दोबारा से याम को दे देती है और कहती है कि इसे ले जाओ, थेप को दे दो और कह दो कि यही मेरा जवाब है। इसके बाद यान इस फटे हुए लेटर के साथ चली जाती है। अब याम फटे हुए लेटर को थेप को देने से भी डर रही होती है, क्योंकि थेप उस पर बहुत ही गुस्सा करेगा। इसी वजह से वो उसे रख लेती है। तभी थेप उसके पास आता है। ये देखकर याम कह देती है कि ऑन ने उसके प्यार को एक्सेप्ट किया और उन्हें ब्रेसलेट भी बहुत प्यारी लगी। ये सुनकर थेप तो खुशी में बावला होने लगता है। तभी याम थेप को एक हैंकी देती है और कहती है कि ये ऑन ने उसके लिए भेजा है।
प्यार की पहली निशानी है। अब तो फिर क्या था, थेप उस हैंकी को प्यार से लिए हुए टहल रहा होता है। इधर मेबुआ के साथ लुआंग की फैमिली बैठी होती है। तभी आंटी ऑन को बुला लेती हैं, जिसके बाद आंटी के साथ वो चली जाती है। इस तरह आंटी उसे बहुत ही प्यार करने लगी थी और जब ये बात सुनती हैं कि वो बहुत जल्द ही घर चली जाएगी, तब तो वो सैड हो जाती हैं और उसे घुमाने के लिए अपने घर लेकर जाती हैं। इधर मेबुआ लुआंग को प्यार से मैंगो खिला रही होती है। हालांकि लुआंग उस मैंगो को खाने से कई बार इनकार कर चुका होता है, लेकिन जब मेबुआ रोने लगती है तब लुआंग को उसे खाना ही पड़ता है। अब जैसे ही वो लुआंग को मैंगो खिलाने लगती है, तभी बाइट लेने से पहले ही लुआंग का मेड यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर लुआंग मेबुआ से यहाँ से जाने को कहता है। फिर तो क्या था, अब मेबुआ जाते वक्त गुस्से से मेड को देखती है और मेड डर की वजह से सर को नीचे कर लेता है। अब उसके जाने के बाद लुआंग मेड से पूछता है कि क्या बात है। तब पता चलता है कि आंटी के साथ ऑन चली गई है। ये सुनने के बाद लुआंग भी ऑन के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर बहुत अच्छा गाने का प्रोग्राम हो रहा था, जो कि ऑन को बहुत ही प्यारा लगता है। लुआंग को ऑन की ये चीज बहुत ही अच्छी लगती है। अब वो ऑन को वहाँ से लेकर चला आता है और यही हमें पता चलता है कि उस सॉन्ग पार्टी में टॉस भी होता है। ऑन को छिप छिप कर देख रहा होता है और इस बात की खबर किसी को भी नहीं होती। खैर ऑन रास्ते में बोर्ड पर फायरफ्लाई देखती है, जो कि उसे बहुत ही प्यारा लगता है और वो बहुत खुश हो जाती है। ये देखकर लुआंग उसके हाथों में फायरफ्लाई को ला कर दे देता है। इस तरह प्यार से ये लोग सफर कर रहे होते हैं। उधर मेबुआ अपने घर जा चुकी होती है। इस बात का गुस्सा उसे बहुत ज्यादा था कि लुआंग सबके लिए वक्त निकालता है, सिर्फ उसके लिए ही उसके पास वक्त नहीं होता। खैर अब कहानी परसेंट में आती है, जहाँ पर ग्रैंड माँ थेप पर गुस्सा कर रही होती हैं कि उसने अभी तक ग्रैंड पा और ग्रैंड डॉटर को लाकर उसे दिया नहीं, जिस पर थेप डरा हुआ बैठा होता है। तभी थेप की बहन कहती है कि कहाँ वो इतनी आसानी से मिलने वाला, जिस पर ग्रैंड माँ कह देती हैं कि वो जरूर टॉस फुल के पास होगा। ये सुनकर पिथेप की बहन भी श्योर होने लगती है। तभी वो पता लगाने के लिए पिटॉस के घर चली जाती है, जहाँ पर उसे किवा नजर आती है। अब ये देखकर वो कहती है कि जब उसने उस रात उसे कहा था कि यहाँ से दूर चली जाओ, तो अभी तक वो यहाँ पर क्यों ठहरी हुई है। फिर कहती है कि जल्दी से यहाँ से दूर चली जाओ वरना किडनैप हो जाओगी। किवा को ये सारी बातें शुरू में तो समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में सब कुछ समझ में आ जाता है। अब किवा से ये बात कहकर पिथेव की बहन यहाँ से चली जाती है और तभी कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर पिटॉस ऑन के धुंधले ख्वाब को आंखों में लिए टहल रहा होता है। तभी उसे उसकी मदर के रूम में जाता हुआ कोई आदमी दिखता है। ये देखकर वो तलवार लेकर जैसे ही रूम में जाता है, तब उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं पिथेप ही है। जिसके बाद उसे रूम में जाने की वो वजह पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। पर सच तो ये था कि पिथेप अपनी माँ के रूम में ज्वेलरी चुराने गया होता है, जिससे कि अगेन वो ऑन को कुछ गिफ्ट भेज सके। अब पिथेप सर्वेंट याम के पास पहुँच जाता है और उसे एक लॉकेट देता है और कहता है कि ऑन से कहना है कि ये अपने गले में पहन कर रखें, जिसे लेकर याम हंसते हुए यहाँ से आने लगती है और साइड में जाकर कहती है कि इतना कीमती गिफ्ट, इसे तो मैं जरूर बेच ही डालूंगी। तभी पिथेप के पास उसका भाई पिटॉस आता है और उसे कहता है कि ये सब क्या पागलपन कर रहे हो। जिस पर पिथेप कहता है कि वो ऑन के साथ प्यार की दास्तान रचने वाला है, जिस पर टॉस को यकीन नहीं होता। लेकिन पिटॉस कह देता है कि जल्द ही मैं उससे मिलूंगा, फिर आपको यकीन हो ही जाएगा। नेक्स्ट सीन हमें ऑन का दिखाया जाता है, जो कि लुआंग के माँ के पास होती है और उनके लिए मैंगो फ्रूट को डेकोरेट करके लाई होती है। ये देखकर लुआंग की माँ को बहुत ही अच्छा लगता है। तभी यहाँ पर लुआंग आ जाता है। सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी लुआंग कहता है कि ऑन परसों चली जाएगी, क्यों ना उसे हम मार्केट घुमा लाएं, जिसके लिए लुआंग की माँ मना करती है। लेकिन जब ऑन उनसे प्यार से कहती है, तब वो मान जाती हैं और लुआंग के साथ उसे मार्केट भेज देती हैं, साथ में चोरकी को भी भेजती हैं। अब मार्केट में ऑन को बहुत ही मजा आ रहा होता है, बहुत कुछ वो सामान लेती है, साथ ही लुआंग के साथ मिलकर पैसे को गिनती है, जो कि ये पैसे क्वाइन के रूप में ना होकर पुराने जमाने वाले ही होते हैं। ये देखकर वो बहुत ही हैरान होती है। अब इस बीच कुछ लेने के लिए लुआंग ऑन को अकेला छोड़कर चला जाता है। तभी पिथेप ऑन के पास आ जाता है और कहता है, तुम तो बहुत ही जल्दी हमसे प्यार भी करने लगी। अब ये बात जब ऑन सुनती है, तब इन लोगों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। साथ ही थेप ये भी कहता है कि अगर प्यार नहीं करती तो हैंकी को क्यों भेजा, जिस पर ऑन कह देती है उसने तो पहले ही मना कर दिया था और
लेटर को भी फाड़ दिया था। तभी यहाँ पर लुआंग आ जाता है। ये देखकर थेप वापस चला जाता है, जिसके बाद ये लोग जाकर एक जगह पर बैठते हैं। चोरकी और मेड भी यहाँ पर होते हैं, लेकिन जब ऑन और लुआंग को ज्यादा ही करीब आने लगते हैं तब चोरकी सारे मेड्स को लेकर चली जाती है। अब इस तरह ऑन और लुआंग को कुछ वक्त मिलता है। लुआंग कहता है तुम परसों घर वापस चली जाओगी तो फिर शायद कभी ना होगी, ऐसे में मैं तुम्हें बहुत ही याद करूंगा। ये कहते हुए उसके हथेली को दूर से चूमता है। ये चीज ऑन को बहुत ही प्यारी लगती है और इस तरह दोनों ही प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं और यही हमें पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी हमें थेप को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में याम के पास जाता है और उसे मारने लगता है। कहता है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला, जिसके बाद वो काफी डर जाती है। कहती है कि ऑन इतने सारे लोगों के बीच में प्यार का इजहार कर नहीं पाई होगी, न कि उसने ऑन की आंखों में पिथेप के लिए लब देखा हुआ है। जिसके बाद तो थेप को और ही गुस्सा आ जाता है। तब वो कहती है कि वो उसे लास्ट चांस दे दी जिससे कि वो सब कुछ ठीक कर सके। तभी यहाँ पर पिटॉस आ जाते हैं और कहते हैं कि एक सर्वेंट पे भरोसा तुम कैसे कर सकते हो। खैर पिथेप कहाँ किसी की बात को सुनने वाला था। इधर ऑन आज बैग पैक कर रही होती है। लुआंग की फैमिली वाले सभी लोग सैड होते हैं। चोरकी कहती है कि तुम मुझे बहुत ही याद आओगी। ऑन को भी काफी तकलीफ हो रही होती है यहाँ से जाने में, क्योंकि अब तक वो सबके दिल में खुद के लिए जगह बना चुकी होती है। खैर ऐसे ही इन लोग एक दूसरे में गम को शेयर करते हैं। तभी थेप को दिखाया जाता है जो कि मेबुआ के पास जाता है और बताता है कि उसकी सर्वेंट ने कैसे उसे धोखा दिया। जिसके बाद मेबुआ कहती है कि अब हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑन कल ही जा रही है, सिर्फ आज की रात ही वो यहाँ पर रहेगी। ये सुनकर थेप की आंखें बाहर आ जाती हैं। वो कहता है कि कुछ ऐसा प्लान बनाओ कि आज की रात वो ऑन से मिल सके, फिर ऑन कहीं भी जाए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साथ में तुम्हें भी एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा जब तुम लुआंग से ये बात कहोगी कि वो तो थेप के साथ रह चुकी है, तब शायद लुआंग भी उसे छोड़ दे और दोबारा से कभी उसे याद न कर सके। ये सुनकर मेबुआ को अपना फायदा दिखता है, बहुत ही खुश हो जाती है। इस तरह प्लान के तहत लुआंग के साथ उसकी फैमिली को डिनर पर बुला लिया जाता है। हालांकि ये सब लुआंग को कहीं न कहीं एक साजिश लग रही होती है। ये बात वो मेबुआ से कहता भी है, लेकिन मेबुआ बहाना कर जाती है। खैर इन लोग डिनर के लिए रेडी हो रहे थे, लेकिन हम देखते हैं लुआंग की फैमिली मेबुआ के घर डिनर के लिए पहुंच चुकी होती है। इस तरह लुआंग के घर पर सिर्फ ऑन और उसके साथ 2 मेड होते हैं जो कि उसकी रखवाली कर रहे होते हैं, क्योंकि इस बात के लिए लुआंग ने उन लोगों को सख्ती से कहा होता है। अब रूम में बैठे बैठे ऑन स्केच बना रही होती है और अफसोस कर रही होती है कि आज उसकी यहाँ पर आखिरी रात है। तभी मेड को दिखाया जाता है जो कि तालाब के पास बैठने की वजह से मच्छरों से काफी परेशान होते हैं और इसी वजह से वो अपने रूम में चले जाते हैं, ये सोचकर कि कौन सा यहाँ पर खतरा होने वाला है, हम तो यहाँ पर हैं ही। लेकिन इतने ही देर में पिथेप ऑन के रूम में घुस जाता है। वो स्केच छोड़कर उठ जाती है और कहती है कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उसकी गंदी नजर का एहसास ऑन को हो जाता है। ये देखकर वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन एक मेल से कहाँ फीमेल जीत सकती थी। वो उसके हाथ को पकड़कर बेड पर ले जाता है, जहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी हमें पिटॉस को दिखाया जाता है जो कि मेबुआ और पिथेप के प्लान को सुन चुका होता है। जब उसे पता चलता है कि लुआंग की सारी फैमिली ही मेबुआ के घर डिनर पर आ चुकी है, ये देखकर फौरन ही वो चंपा हाउस आता है, जहाँ पर मेड को साथ लेकर ऑन के रूम में इंटर होता है। तब वो देखता है कि पिथेप ऑन के साथ गंभीर हालत में है। अब उसे देखकर पिथेप रुक जाता है और टॉस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम अक्सर ही मेरे बनते काम को बिगाड़ने के लिए पहुँच ही जाते हो और आज भी तुम आ गए, आखिर क्या चाहते हो। पिथेप की इस बदतमीजी को देखकर वो मेड के साथ पिथेप को पकड़ लेता है। अब मेड पिथेप की धुलाई करते हुए यहाँ से बाहर ले जाते हैं और ऑन पिथेप की इस हरकत पर बहुत ही डरी होती है और कांप रही होती है। तब पिटॉस उसे कहता है कि मैं अपने भाई की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। वो है तो मेरा भाई, लेकिन मुझसे बिल्कुल ही अपोजिट है। ये सुनकर ऑन को थोड़ा सुकून मिलता है। वो पिटॉस को थैंक यू बोलती है, ये कहकर कि अगर आज आप न आए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। जिस बात को सुनकर पिटॉस कहता है कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए फीमेल मेड को यहाँ पर भेज रहा हूँ और जल्द ही लुआंग को मैं बुला रहा हूँ। ये कहकर वो पिथेप के पास चला जाता है, जहाँ पर मेड पिथेप को रोप के सहारे बांधे होते हैं। उधर लुआंग की फैमिली डिनर स्टार्ट करने जा ही रही होती है कि तभी उनको ये बात पता चल जाती है कि पिथेप ऑन के साथ गंदी हरकत करना चाहता था, लेकिन पिटॉस वहाँ पर पहुंचकर सारा कुछ संभाल लिया। ये सुनकर लुआंग और उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। वो बिना डिनर किए ही घर आने का फैसला लेते हैं। इन लोगों की इस बात पर मेबुआ उन्हें रोकती है और कहती है
खाना खाकर तो जाएं, अभी तो कोई खतरा होने वाला नहीं है, जब वहाँ पर पिटॉस मौजूद ही है। बेबुआ की इस बात पर लुआंग उसे घूर कर देखता है और कहता है हमें जाना होगा अर्जेंट ही। तुम्हें ये बात नॉर्मल लगती होगी लेकिन हमें नहीं। लुआंग की ये बेरुखी देखकर मेबुआ को गुस्सा आ जाता है और मेबुआ के ग्रैंडफादर पिथेव की इस हरकत पर बहुत ही गुस्सा करते हैं और कहते हैं अब तो पिथेव को इसकी सजा बहुत ही बुरी मिलने वाली है। अब लुआंग अपनी माँ बहन के साथ चंपा हाउस पहुँच जाता है, जहाँ पर वो पिथेव को रस्सी से बंधा हुआ देखता है। तब मेट से कहता है कि रस्सी खोलो। इस बीच थेप हाथ पैर जोड़कर लुआंग से माफी मांग रहा होता है और रस्सी खोलने की बात को सुनकर वो बहुत खुश होता है, ये सोचकर कि लुआंग ने उसे माफ कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। रस्सी से छूटते ही लुआंग एक करारा थप्पड़ पिथेव को लगा देता है, जिसके बाद पिथेव फर्श पर मुंह के बल जा गिरता है। इस गिरावट में उसके सर पर चोट भी आ जाती है, जिस वजह से काफी ब्लड भी निकलने लगता है। अब लुआंग उसे दोबारा से बांधने का आदेश देता है। ये देखकर पिथेव की सारी खुशी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन तभी पिटॉस आकर बताता है कि ग्रैंडफादर ने अभी के अभी इसको घर बुलाया है। ये सुनकर लुआंग को और भी गुस्सा आ जाता है, बस वो उनकी कही बात पर इनकार नहीं कर पाता। अब पिथेव छूटने की खुशी में बहुत तेज हंसता है और राजाओं की तरह घर आने लगता है। उसके जाते वक्त लुआंग उससे कहता है कि ये लास्ट बार मैं तुम्हें माफी दे रहा हूँ, अगली बार ग्रैंडपा के ग्रैंडपा भी तुमको हमारे कहर से नहीं बचा सकते। लेकिन पिथेव इतने जलवे वाला कहाँ लुआंग की बात का कोई असर लेता है। अब उसके जाने के बाद पिटॉस अपने भाई की तरफ से सबसे माफी मांगता है। अब पिथेव जब घर पहुँचता है तब ग्रैंडफादर उसे चंपा हाउस जाने का रीजन पूछते हैं और कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें एक बार मना किया था तो मेरे मना करने के बाद तुम वहाँ पर क्यों गए। ये कहकर उसे कोड़े लगाने लगते हैं। कोड़े के दर्द से पिथेव काफी तेज चीखता है, जिसकी आवाज उसकी माँ सुन लेती है। वो अपने बेटे के पास आती है और उसे बचाने में लग जाती है। ये देखकर ग्रैंडफादर उसे बाहर लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसकी अच्छे से धुलाई करते हैं। इस बीच पिथेव की माँ तड़प तड़प कर रो रही होती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी छूट देने की वजह से आज वो चोर उचक्का बन गया है, तुम्हारी ममता उसे बर्बाद कर देगी। लेकिन पिथेव की माँ सच में काफी बुरी होती है, क्योंकि उन्हें बस अपना बच्चा दिख रहा होता है। तभी यहाँ पर पिटॉस आ जाता है। वो भी पिथेव की पिटाई देख रहा होता है। पिथेव को मारने के बाद रूम में भेजा जाता है, जहाँ पर उसकी माँ रो रो कर पिथेव के जख्म पर मरहम लगा रही होती है। जहाँ पर पिटॉस पहुँच जाता है और कहता है तुमने इतनी गंदी हरकत की ही क्यों, जिस पर पिथेव की माँ बरस पड़ती है और वो कहती है कि तुम कैसे भाई हो, कभी भाई बनकर इसका साथ नहीं देते, गुस्सा करने के लिए आ गए हो। ये कहकर उसे रूम से भगा देती है और जाते वक्त पिथेव भी उसे कुछ फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से पिटॉस के हाथ से खून निकलने लगता है। वो जख्मी हाथ को लिए रूम से बाहर चला आता है। इस बीच हमें ये भी पता चलता है कि पिथेव के फादर बहुत जल्दी ही मर गए थे। फादर का हाथ सर पे न होने की वजह से वो चोर बन गया था। तभी ऑन को हमें दिखाया जाता है, जो कि लुआंग की फैमिली को बता रही होती है कि पिटॉस की वजह से वो सेफ हुई, वरना पिथेव तो आज उसे बर्बाद कर ही देता। जिस पर लुआंग की माँ और बहन मेट को बुलाकर उसे डांटने लगती हैं और कहती हैं कि ऐसे कैसे तुम लापरवाही कर सकते हो, तुम लोगों को ऑन के रूम के नीचे ही रहने के लिए कहा गया था, तुम लोग कहाँ घूमने के लिए निकल पड़े थे। जिस पर लुआंग कहता है कि किसी को ब्लेम ना दें, इसमें गलती सिर्फ हमारी ही है। ये कहकर वो ऑन से माफी मांगता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सका। खैर फिर ऑन की माँ कहती है कि सिर्फ आज की रात ही ऑन यहाँ पर है, कल तो अपने घर ही चली जाएगी। फिर ये भी कहती हैं कि कौन उसे उसके घर तक ले जाएगा। जिस पर लुआंग कहता है कि अभी इस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है। ये सुनकर लुआंग की माँ उसे देखने लगती हैं और कहती हैं कि ये क्या कह रहे हो तुम। जिस पर लुआंग कह देता है कि मैं इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता जब तक कि मेरी मेट पोरियांग से बात न हो। खैर तभी पोरियांग आ जाता है। अब पोरियांग के साथ लुआंग बाहर जाता है, जहाँ पर उससे पूछता है कि उसने अपने गुरु से बात की, क्योंकि ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि नरुमित मंत्र को अगर पोरियांग के मास्टर पढ़ेंगे तो शायद काम करे। अब मास्टर के पास लुआंग और पोरियांग जाते हैं, जहाँ पर मास्टर को सारी बातें बताई जाती है। तब मास्टर बताते हैं कि इस मन से जरूरी नहीं कि वो वापस जा सके, फिर भी हम ट्राई करेंगे। हालांकि मास्टर के हाँ ना से ये पता चल रहा था कि मास्टर को भी इस पर पक्का यकीन नहीं है। अब मास्टर की ये बातें सुनकर लुआंग को ऑन की वो बातें झूठी लगती हैं कि वो फ्यूचर से आई है, क्योंकि मास्टर भी इस चीज को सच नहीं मान रहे होते। खैर लुआंग ये कह देता है कि जैसे उसने नरुमित मंत्र पढ़कर अपने सोलमेट को बुलाया था, अब वैसे ही वो उसे वापस भेजना चाहता है। अब लुआंग ये कहकर अपने मेड यांग के साथ घर आता है, जहाँ पर सारी फीमेल इकट्ठा होकर ऑन के जाने से रिलेटेड बात कर रही होती हैं। तभी लुआंग इन लोगों को कंपनी देता है और ऑन से कहता है कि क्या तुम जाने के लिए तैयार हो, जिस पर ऑन हाँ कहती है। जाने की खुशी, छोड़ने का गम
दोनों ही हमें ऑन के फेस पर अच्छे से नजर आ रहा होता है। अब उसके जाने का सुनकर यहाँ की सारी फीमेल्स दुखी हो जाती हैं। इसका दुख लुआंग की माँ को भी कुछ कम नहीं होता। अब लुआंग की माँ कहती हैं ऑन किसके साथ जाएगी, क्यों ना चोरकी इसके साथ चली जाए, जिस पर चोरकी खुश हो जाती है। अब लुआंग कहता है कि शाम को चला जाएगा। ऑन लुआंग की बहन और माँ से गले लगती है और कहती है कि आप सब हमें सारी उम्र ही याद रहेंगे, जिस पर लुआंग की माँ कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद तो मेरा आंगन ही सूना हो जाएगा। और जो मेड होती है वो तो रोने ही लगती है। इस तरह रोते गाते सब ऑन को भेजने के लिए तैयार हो ही जाते हैं। तभी बोट में बैठकर मेबुआ और उसकी टीम यहाँ पर आती है, जिससे लुआंग ठीक से बात भी नहीं करता, क्योंकि लुआंग को समझ आ गया होता है। और वो मेबुआ से ये बात कह भी देता है कि जो पिथेप ने ऑन के साथ किया है उन सब में तुम शामिल हो, ये तुम्हारा ही बनाया प्लान होगा और तुम इस हद तक गिर सकती हो ये तो मैं जानता ही नहीं था। जिस पर मेबुआ कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर कहती है वो तो ऑन से मिलने के लिए आई है। ये सुनकर लुआंग फौरन ही कह देता है तुम्हें तो कल रात के इंसिडेंट के बाद यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इस तरह भयंकर बेइज्जती के बाद मेबुआ अपनी बहन पथुम के साथ यहाँ से चली जाती है। तभी ऑन को दिखाया जाता है जो कि मेट्स के साथ होती है और उन लोगों से काफी बातें कर रही होती है। तभी एक मेट पोक उसके बारे में पूछता है, जिससे वो बता देती है कि वो 200 साल पास्ट में आ चुकी है। पहले वो फ्यूचर में रहा करती थी। हालांकि ये बात पोक को कुछ भी समझ में नहीं आती, लेकिन अब ये बात जब वो लुआंग की ज़बानी सुनता है तब उसे यकीन हो जाता है। अब वो अपने साथ वाले मेट को बता देता है कि ऑन लुआंग की सोलमेट है। इस तरह दोनों ही मेट आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हमें पिटॉस को दिखाया जाता है जो कि चंपा हाउस आए होते हैं, जिनसे चोर की मिलती है और उन्हें थैंक यू भी बोलती है ऑन को बचाने के लिए। तभी यहाँ पर ऑन भी आ जाती है। वो पिटॉस को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इस तरह ये लोग काफी बात करने लगते हैं, जिसमें ऑन बता देती है आज वो यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाली है, फिर शायद कभी वापस ही ना आए। ये बात पिटॉस को परेशान करती है, क्योंकि मन ही मन पिटॉस ऑन को पसंद जो करने लगे थे। खैर पिटॉस सेफ ट्रेवल कहकर लुआंग की माँ के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि ग्रैंडफादर ने फिर से एक बार माफीनामा आपके लिए भेजा है, जिस पर लुआंग की माँ एक्सेप्ट करती है। ये कहकर पिटॉस फिर से चला जाता है। उधर मेबुआ अपने इंसल्ट का बदला लुआंग से लेने की बात करती है और कहती है कि आज ऑन चली जाए फिर हम लुआंग को बताएंगे, और अगर ऑन नहीं गई तब तो हम उसे मार ही डालेंगे। अब ये बात जब उसकी बहन पथुम सुनती है तब अपने मुंह पे हाथ रख लेती है, क्योंकि मेबुआ बहुत ही जिद्दी थी। वो जो भी कहती है वो कर दिखाती है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टॉसफुल होता है। वो अपने घर में ग्रैंडपा और किवा को तलाश कर रहा होता है। जब ये लोग उसे नहीं मिलते तब अपनी मेट से पूछता है, जिस पर वो बता देती है कि थेप की बहन यहाँ पर आई है और उसने उन लोगों को भड़का कर यहाँ से भेज दिया। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो फौरन इसी के पास कॉल करके उसे रेस्टोरेंट बुलाता है। उधर सी ग्रैंडमा से कह रही होती है टॉसफुल के घर ग्रैंडपा और किवा नहीं है। ये बात सुनकर ग्रैंडमा चीखने लगती हैं और सी टॉसफुल से मिलने आ जाती है, जहाँ पर टॉसफुल उसे सारी बातें पूछता है, लेकिन वो झूठ बोलती है। तब टॉसफुल उसे बता देता है कि उन लोगों को तुमने ही भेजा है और कहाँ पर भेजा है ये चीज तुम मुझे बता दो। वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनकी मदद से ही हम क्रीम को वापस ला सकेंगे। अब ये बात छिपकर थेप से सुन रहा होता है। वो अपनी बहन के पास आता है और फिर कहता है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला। ये सुनकर टॉसफुल यहाँ से चला जाता है। अब थेप से सी को ग्रैंडमा के पास ले जाता है और कहता है कि सारा काम यही बिगाड़ रही है, जिस पर वो उसे एक थप्पड़ मारती है। सी इसलिए ये सब कर रही होती है क्योंकि वो टॉसफुल से प्यार करती है और टॉसफुल को इन सब में फंसाना नहीं चाहती। लेकिन अब टॉसफुल को बुलाया जाता है। अब टॉसफुल प्रोफेसर के पास जाकर नरूमित मंत्र को लाता है और वहीं हमें ये भी पता चलता है कि यहीं पर चोरकी और ग्रैंडपा हैं। अब इस नरूमित मंत्र के साथ वो ग्रैंडमा के पास आता है। ग्रैंडमा इस मंत्र को देखकर बहुत ही खुश होती हैं और उसे पढ़कर ऑन को फ्यूचर में बुलाना चाहती हैं। उधर लुआंग भी ऑन को लेकर मास्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर बोट में बैठकर मंत्र को पढ़ना शुरू किया जाता है। दोनों ही दुनिया में एक साथ मंत्र पढ़े जा रहे होते हैं, इसलिए ऑन एक पल के लिए टॉस को नजर आती है, लेकिन फिर कनेक्शन टूट जाता है। शायद नेटवर्क इशू था। ये कहकर तांत्रिक दोबारा से मंत्र को पढ़ता है। अब दोबारा पढ़ने के बाद ऑन सीधा ही ग्रैंडमा के रूम में पहुंच जाती है, लेकिन कुछ पल के लिए ऑन को फ्यूचर के लोग देख नहीं पा रहे होते हैं। इस बात पर ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता है। अब वो नरूमित मंत्र को फाड़ देती हैं, लेकिन तभी वो देखती हैं कि ऑन उन्हें पूरी तरह से नजर आने लगी है। इधर लुआंग के पास से ऑन जा चुकी थी। अब वो अफसोस में चारों तरफ देख रहा होता है। इधर ग्रैंडमा ऑन को देखने के बाद गन ले आती हैं और उस पर शूट करने लगती हैं। ये देखकर टॉसफुल उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पिथेप उसे पटक देता है और ऑन के तो
होश उड़ जाते हैं कि ये बुढ़िया आज हमें मार ही देगी। अब क्योंकि ग्रैंड माँ कर लेकर उसके सामने खड़ी जो होती हैं, लेकिन टॉसफुल अपनी आंखों के सामने अपनी क्रीम यानी कि अर्न को मरता हुआ कैसे देख सकता है। बड़ी मुश्किलों से सबसे बचता हुआ उठता है और उस जादुई बोर्ड को रूम से बाहर लेकर जाता है और फिर उसे तोड़ देता है। उसके ऐसा ना करने के लिए सभी उसका पीछा करते हुए टॉसफुल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन सबके पहुंचने का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि अब तक बोर्ड टुकड़े टुकड़े में डिवाइड हो चुकी थी और उसके टूटते ही ऑन ग्रैंड माँ के सामने से गायब हो जाती है। वो सिर्फ ग्रैंड माँ के सामने से गायब ही नहीं होती, सीधा ही पास्ट में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से लुआंग की बोट जहाँ पर होती है वहाँ पर भारी तूफान आने लगता है। ये देखकर लुआंग की टीम घबरा जाती है। तभी चोरकी को तालाब में पानी में डूबती हुई और नजर आती है। वो लुआंग को बताती है, जिसके बाद लुआंग सीधा ही तालाब में जंप कर देता है। इस तरह ऑन को बचाकर वो वापस बोट में लाता है। उधर फ्यूचर में ग्रैंड माँ भूतनी की तरह चीख रही होती हैं कि आखिर वो अचानक से गायब कैसे हो सकती है। तभी थेप्सिस आकर बताता है कि टॉसफुल ने जादुई बोर्ड को तोड़ दिया, जिसकी वजह से मंत्र कंप्लीट नहीं हो पाया और इसी वजह से ऑन फिर से पास्ट में चली गई है। इस तरह टॉसफुल को भी क्रीम को बचाकर काफी खुशी मिलती है, लेकिन ग्रैंड माँ के लिए इस दर्द को बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि ऑन बार बार उनकी नजरों के सामने आकर भी चली जा रही थी। खैर इधर पास्ट में लुआंग दोबारा से ऑन को पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे ये जाकर वापस आई है। अब मास्टर से जब इस बात को पूछा जाता है तब उनका कहना होता है कि मंत्र सक्सेस नहीं हो पाया है, जिस वजह से ये फ्यूचर में जाकर भी वापस लौट आई है। अब लुआंग कहता है तो दोबारा से मंत्र को पढ़कर इसे भेजा जाए, जिस पर मास्टर कहते हैं कि अब 1 साल तक हमें ऑन को यहीं पर रखना होगा। फिर ये भी कहते हैं कि 1 साल के बीच लुआंग और ऑन के बीच कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप ना हो। मास्टर की ये बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं और फिर लुआंग मास्टर से वादा लेता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लुआंग की ये बात सुनकर मास्टर कहते हैं फिर अगले साल आज की रात ऑन को दोबारा से फ्यूचर में भेजने के लिए हम ट्राई करेंगे, क्योंकि ये चांस एक ही बार का था जो कि हमने खो दिया है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी ऑन को यहाँ पर 1 साल रखना ही पड़ेगा। अब मास्टर की ये बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि ऑन का अब यहाँ पर रहना काफी मुश्किल हो रहा था। वजह ये भी थी कि थेप्सिस और मेबुआ उसके जान के दुश्मन जो बने बैठे थे। खैर अब लुआंग की टीम एक घर में ठहरती है क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी, जहाँ पर ऑन और लुआंग इकट्ठे होते हैं। और लुआंग से कहती है कि अब वो नहीं रह सकेगी क्योंकि पिछला हंगामा मेबुआ वाला उसे आज भी याद है, इसलिए वो कोई जॉब करना चाहती है जिससे कि अपने रूम का वो रेंट पे कर सके और अपना गुजारा कर सके। लेकिन लुआंग ऑन के इस बात पर एग्री नहीं होता, कहता है कि उसे सुबह 7 ही चंपा हाउस जाना होगा, जो भी वहाँ पर तुम्हारे खिलाफ है उससे मैं निपट लूंगा। ये कहकर ऑन के रूम से वो चला जाता है। अब उसके जाने के बाद चोरकी भी ऑन को समझाती है कि मेबुआ से उसे डरने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही सोते जागते ऑन की रात गुजर रही होती है। तभी हम पोयांग को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के पास जाते हैं और फिर कहता है कि ऑन तो नरुमित मंत्र के जरिए पास्ट में बुलाई गई है और वो लुआंग की सोलमेट है। ऐसे में जब वही मंत्र पढ़कर उसे भेजा जा रहा था तब वो वापस कैसे आ गई। पोयांग की इस बात को सुनकर मास्टर कहते हैं कि इस बात से तो वो खुद भी श्योर नहीं है और हाँ उसके आने का एक राज और भी है कि कोई तो है ऐसा जो कि ऑन को फ्यूचर से पास्ट में भेजा और वही उसे फ्यूचर में जाने से रोक रहा है और उस फ्यूचर में रहने वाले इंसान को नरुमित मंत्र अच्छे से पता है। लेकिन 1 साल के बाद जब दोबारा हम इस मंत्र को पढ़ेंगे तब शायद वो उस वक्त सेरेमनी पर ना बैठा हो। ऐसे में हम ऑन को उसकी दुनिया में वापस भेज पाएंगे। अब ये सुनने के बाद पोयांग अपने गुरु के पास से आकर सीधा ही लुआंग से मिलता है, जहाँ पर लुआंग ऑन की स्केच बनाकर उसे प्यार से देख रहा होता है। अब इस स्केच को देखकर पोयांग लुआंग का मजाक भी उड़ाता है। उसके बाद फोटो को ले लेता है, फिर फोटो के साथ अपने रूम में जाता है, जहाँ पर उस फोटो पर नरुमित मंत्र को लिखता है और कहता है लुआंग बहुत चालाक है लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा हूँ। ये कहकर मुस्कुराने लगता है।
फिर एक टेबल पर स्केच को रखता है और उसके साथ ही नरुमित मंत्र वाली स्लिप को भी रखता है। अब ऐसे ही रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद लुआंग की टीम के साथ ऑन भी चंपा हाउस आने लगती है। तभी चंपा हाउस में हमें मेबुआ नजर आती है, जिसकी मुलाकात लुआंग की माँ से होती है। वो बहुत खुश हो रही होती है कि आज उसकी लाइफ से ऑन फाइनली चली ही गई। लेकिन तभी लुआंग की टीम के साथ ऑन आते हुए उसे नजर आती है। अब जब मेबुआ दोबारा से ऑन को यहाँ पर देखती है तब तो वो गुस्से में बावली हो जाती है और लुआंग की माँ के साथ चंपा हाउस में मौजूद हर शख्स हैरानी से ऑन को देखने लगता है और लुआंग से 1000 सवाल करने के लिए सब अपने अपने मुंह को खोलते हैं। लेकिन उन सब के मुंह से निकलते हुए अल्फाज को मेबुआ की हरकतें चुप करा ही लेती हैं, क्योंकि मेबुआ ऑन के गले को दबाकर उसे मारने लगती है, जिसमें सभी अपना अपना सपोर्ट करके ऑन को बचाने लगते हैं। ये देखकर मेबुआ को लगता है कि इसे मारना तो काफी मुश्किल है। तब वो चाकू से खुद का ही गला काटने के लिए तैयार हो जाती है। अब उसे बचाने के लिए सब चांस ढूंढ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर पिटॉस आता हुआ हमें नजर आता है, जो कि ऑन को दोबारा से यहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है और फिर यहीं पर मेबुआ को देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर इसी उड़ते होश के साथ बड़ी ही चालाकी से वो आता है और मेबुआ के हाथ से चाकू को ले लेता है। इस बीच बचाव में ऑन भी इन लोगों का हेल्प कर रही होती है, जिसके चलते उसके हाथ में कट भी लग जाता है। ये बात जब लुआंग को पता चलती है तब तो उसकी जान ही निकल जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि उसे खुद कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन ऑन को एक मच्छर भी न काटे। अब यहाँ से धीरे धीरे भीड़ खत्म होती है और मेबुआ गुस्से में रोते हुए यहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद लुआंग को दूसरी मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है और वो मुसीबत कोई और नहीं होती, लुआंग की अपनी माँ होती है, जो कि अपने नजरों में हजारों सवाल लिए लुआंग को एक सेफ रूम में बुलाती है, जहाँ पर सिर्फ लुआंग और उसकी बहन साथ में उसकी माँ होती है। अब ये 3 लोगों की सीक्रेट मीटिंग की वजह से बाकी मेट्स काफी परेशान होते हैं। इस तरह वो लोग इनकी बातें सुनने के लिए काफी बेताब हो जाते हैं। तब पोरियांग एक आइडिया देता है और सारे मेट्स को इकट्ठे करता है और सीढ़ियों के सहारे उन लोगों को चढ़ाकर विंडो से उनकी बात सुनने की कोशिश करता है। अंदर लुआंग की माँ ये कह रही होती है कि उसने ऑन को वापस क्यों लाया, क्या वो उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए गया था, तो उसे बहाने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर लुआंग की नजरें शर्म से नीचे हो जाती हैं। वो कहता है ये कैसी बातें कर रही हैं, हमने तो उसे टच भी नहीं किया, बल्कि हमने उसे भेजने की कोशिश की, लेकिन हम भेज नहीं पाए। फिर वो अपनी माँ को हकीकत बता देता है कि वो कोई दूसरे शहर से नहीं है, वो तो बस मंत्रों का फल है जिसके पढ़ने से वो आ गई। इस तरह ये शहर और ये दुनिया उसके लिए अनजान है, कोई भी नहीं है उसका हमारे अलावा। ये बात सुनकर लुआंग की माँ और बहन का भेजा फ्राई हो जाता है। फिर लुआंग की माँ कहती हैं कि मसला जो भी हो, लेकिन अब ऑन को मैं चंपा हाउस में ज्यादा दिन तक नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मेबुआ हमारा जीना मुश्किल किए है और हमें जल्दी ही तुम्हारी शादी मेबुआ से करनी होगी। ये सुनकर लुआंग को गुस्सा आ जाता है। वो बिना बात को पूरी किए ही यहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद ये सारे मेट्स की सीढ़ियाँ डगमगाने लगती हैं, जिसकी वजह से सभी जमीन पर गिर पड़ते हैं और यही वजह से सबकी हड्डियाँ टूटी हुई हमें नजर आती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर लुआंग की बहन आ जाती है, जिसे देखकर सारे मेट्स बैठ जाते हैं। अब लुआंग भी अपनी बहन के पीछे पीछे आता है। तब ये बात पता चलती है कि ऑन तो घर से भाग गई है। अब वो कहाँ गई इसका किसी को भी कुछ भी पता नहीं है, जिस वजह से सभी काफी परेशान होते हैं। लुआंग अपने सारे मेट्स को इकट्ठे करता है और कहता है कि आधे इधर जाओ आधे उधर और बाकी मेरे पीछे आओ, और इस तरह लुआंग अकेला हो जाता है। अब वो अकेला ही एक फॉर्मल लेडी के पास जाता है और उसे ऑन के बारे में पूछता है, जो कि उसको बताती है कि ऑन को उसने नदी में पानी की बोट से जाते हुए देखा है। अब तक कि उसकी बोट जाने किस शहर में पहुंच चुकी होगी और इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा ही मुश्किल है। अब ये सुनने के बाद लुआंग धड़कते दिल के साथ ऑन को तलाशने के लिए निकल पड़ता है और लुआंग और उसके साथी हर तरफ बेचैनी से ऑन को तलाश कर रहे थे, लेकिन अब तक कहीं भी ऑन उन सबको नजर नहीं आई थी, क्योंकि ऑन तो बीच नदी को पार करते हुए बंदरगाह पर पहुंच गई थी, वो भी एक बूढ़े फार्मर की मदद से। अब वो उस अंकल को थैंक यू बोलती है यहाँ तक मुफ्त में छोड़ने के लिए। अंकल माई प्लेजर है बेटा कहकर यहाँ से चले जाते हैं।
अब अकेली खड़ी बारिश में छतरी के नीचे ऑन खुद से खुद की पीठ पर थपकी देते हुए कहती है, ऑन मायूस क्यों हो रही हो? यू कैन डू एनीथिंग। ये शहर माना कि तुम्हारे लिए अनजान है, पर तुम तो इस शहर से अनजान नहीं। ये कहकर आगे बढ़ने लगती है। उधर मेबुआ की माँ से पीटर्स मेबुआ की सारी हरकतें बता रहा होता है कि किस तरह लुआंग की मोहब्बत में पागल होकर और ऑन की नफरत में बावली बनकर ये खुद से खुद को ही मारने जा रही थी। भला हो मेरा कि मैंने ऐसे शुभ मुहूर्त पर पहुंचकर इसकी जान को बचा लिया, जिस वजह से ये अभी आपके सामने जीती जागती नजर आ रही है। अब ये सुनकर मेबुआ की माँ का गुस्सा हाई हो जाता है। वो अपने खानदानी नामे गिरामे लोगों के नाम गिनाते हुए कहती हैं, तुम फला की बेटी हो जिसकी शोहरत चारों तरफ है। तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक लड़के हाथ में कटोरा लिए खड़े होंगे, लेकिन तुम उस लुआंग के पीछे मरी जा रही हो। ऐसा कौन सा कोहिनूर लगा है उसमें, बल्कि वो तो तुमसे ठीक से बात भी नहीं करता। हद हो गई तुम्हारे पागलपन की और इस बेजान मोहब्बत की। तुम अब से तब तक चंपा हाउस नहीं जाओगी जब तक ये लुआंग आकर यहाँ पर नाक रगड़कर तुम्हें मनाए नहीं। ये कहकर वो इस खबर को मेबुआ के फादर और ग्रैंडफादर को बताने के लिए चली जाती हैं, जिससे कि मेबुआ की रस्सी को थोड़ा टाइट किया जा सके। अब उनके जाने के बाद मेबुआ सारा ब्लेम पीटर्स पर लगा देती है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी सदियों की मोहब्बत खतरे में आ चुकी है। पीटर्स बेचारा मासूम और थोड़ा सा चालाक। मेबुआ जैसी भयानक लड़की से भिड़ने से बेहतर था कि वो बाहर मूड फ्रेश करने के लिए घूमने निकल जाए, और वो ऐसा ही करता है। अब वो उसी बंदरगाह पर जाता है जहाँ पर ऑन होती है, और वहीं पर उसे ऑन नजर आ जाती है। ये देखकर वो उसके पास जाता है। उधर लुआंग कई बार नदी और बंदरगाह के चक्कर लगाकर अपनी टीम के पास आता है, जहाँ इनकी टीम को भी अब तक ऑन मिली नहीं थी। वो तलाश कर करके थक चुके थे। चोर के सबको खाली हाथ आता देखकर ऑन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि बस अंधेरा होने ही वाला था। लुआंग की माँ ये सब छत पर खड़ी होकर देख रही थी, क्योंकि अब वो कुछ बोलने लायक थी भी नहीं, इसलिए वो कोपचे में होती हैं। अब फिर से तलाशने के लिए मुआंग और लुआंग निकल पड़ते हैं, लेकिन रात हो जाती है और ऑन उन लोगों को मिल नहीं रही होती। तभी चोर की फीमेल के बीच में आकर रोने लगती है कि ऑन अभी तक किसी को मिली नहीं, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। अब उसकी इस रुलाई को देखकर लुआंग की माँ का कलेजा बाहर आने लगता है। वो कहती है कि रो नहीं, हम उसे तलाश कर ही लेंगे। अब उनके कहने के बाद सब रोना बंद कर देते हैं और तलाशना शुरू कर देते हैं। घर के आसपास वाली झाड़ियों में तगड़ी तलाश शुरू हो जाती है, लेकिन ऑन झाड़ियों से नहीं बल्कि रोड से आती हुई इन लोगों को नजर आती है, और उसके पीछे पीटर्स होता है। पीटर्स को देखकर लुआंग की माँ समझती हैं ये इसके साथ वो पीला करने गई थी और काला करा कर आई है। लेकिन जब पीटर्स उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह ऑन उससे मिली और फिर उसने कैसे उसे समझाया और कितना मनाने के बाद ऑन को यहाँ पर लाने में कामयाब हुआ, ये सुनने के बाद लुआंग की माँ को ऑन का फेस अब सफेद नजर आने लगता है। यानी कि शक जितना भी था वो सारा अब खत्म हो चुका है। अब ये लोग बैठकर मेबुआ और उससे रिलेटेड सारी परेशानियों पे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर लुआंग आ जाता है। जब वो ऑन को देखता है तब उसके जान में जान आती है, लेकिन पीटर्स से वो नजर को नहीं मिलाता। वो इसलिए कि ऑन के साथ इसी के भाई ने ही तो कांड किया था और इसी की कजन मेबुआ लुआंग का जीना मुश्किल किए है। खैर पीटर्स अपना शरीफ बालक वो सर झुकाकर यहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद और सबसे माफी मांगती है और कहती है अब से वो कभी भी बिना बताए यहाँ से नहीं जाएगी। अब उसके माफी मांगने के बाद लुआंग की माँ अपने बेटे से कहती है ऑन तब तक यहाँ पर नहीं रह सकती जब तक कि हमारी शर्तें पूरी न हो। अब लुआंग जब अपनी माँ की शर्त सुनता है तब तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो शर्त ही ऐसी होती है। लुआंग की माँ का कहना होता है कि वो मेबुआ के घर जाकर उसके हाथ को मांग ले। इस तरह रिश्ता पक्का हो जाने के बाद ऑन से उसको कोई भी इशू नहीं होगा, जिस पर लुआंग राजी होता है। अब अगली सुबह लुआंग अपनी माँ के साथ मेबुआ के घर जाने लगता है, जिसको बोट तक छोड़ने के लिए ऑन भी आई होती है। लेकिन आज ये ऑन का पहला दिन था जब लुआंग के लिए उसके दिल में दर्द हो रहा था, क्योंकि वो किसी और का होने जा रहा था। खैर लुआंग को बाय बोलकर ऑन चोरकी के साथ चली आती है, जहाँ पर लेडी सर्वेंट होती है। अब वो अपने रूम में ऑन को ले जाती है और जगह देती है। चोरकी कहती है कि वो हमारे साथ भी रह सकती है,
लेकिन ऑन को लुआंग की माँ की बात इतनी बुरी लगी थी जिसकी वजह से अब उसका दिल नहीं करता कि वो लुआंग के घर रहे, इसलिए वो सर्वेंट के साथ ही रहकर अपना गुजारा करना चाह रही होती है। उधर मेबुआ के घर लुआंग पहुंच जाते हैं। जब ये बात मेबुआ सुनती है तब वो बहुत खुश हो जाती है। कहती है उसे लुआंग पर पूरा यकीन था कि वो मेबुआ के पास लौटकर एक ना एक दिन जरूर आएंगे। खैर यही खुशी में सब इकट्ठे होते हैं। अब लुआंग मेबुआ की माँ से शादी की बात करता है, जिस पर मेबुआ की माँ बेरुखे अंदाज का सहारा लेते हुए अपनी बेटी की मोहब्बत की गरज को जाहिर न करते हुए बदले में लुआंग से कहती हैं, जब तक ऑन का कोई फैसला नहीं होता तब तक हम अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करने वाले। जिस पर मेबुआ उन्हें समझाती है और कहती है कि उसे ऑन से कोई भी इशू नहीं है। और फिर लुआंग की माँ भी ये कह देती हैं वो चंपा हाउस में है जरूर, लेकिन वो उस घर में नहीं है। अब से वो सर्वेंट के साथ ही रहा करेगी। खैर इन्हीं सब बातों के बाद शादी फिक्स हो जाती है, लेकिन शादी के लिए लुआंग थोड़ा सा वक्त मांगता है जो कि 1 साल का होता है, जिसको मेबुआ एक्सेप्ट करती है। अब ये लोग खा पी कर मेबुआ के घर से आने लगते हैं। अब घर पहुंचकर लुआंग की माँ अपने महल चली जाती हैं, लेकिन लुआंग सीधा ही ऑन के पास आता है। लुआंग की बहन ये सब देखकर कहती हैं, ऑन को दूर करके आपने अपने बेटे को ही दूर कर दिया। जिस पर लुआंग की माँ कहती हैं वो अपने फैसले को नहीं बदल सकती, क्यों ना उन्हें अपने बेटे को खोना ही पड़ जाए। ये कहकर गुस्से में अपने महल चली जाती हैं और लुआंग ऑन से बात करने लगता है। उसकी इस तरह काफी बात होती है। बाकी सर्वेंट छिपकर इन लोगों को देख रहे होते हैं। साथ ही लुआंग की माँ और बहन लुआंग पर नजरें टिकाए होते हैं, लेकिन लुआंग को अब किसी का डर नहीं होता। इस रात के अंधेरे में दोनों घंटों बातें करते हैं। महल के सारे लोगों को इनकी गुप्त प्रेम कहानी का एहसास हो जाता है। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और इनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। पहले तो कुछ मिनट ही ये लोग साथ रहते थे, लेकिन अब ये मिनट घंटों में बदल चुका है। यहाँ तक कि वो लुआंग के साथ बाहर घूमने भी जाने लगी थी, क्योंकि लुआंग अपने साथ उसे बाहर ले जाने के लिए इनवाइट भी किया करता है। अब एक दिन अपनी पूरी टीम के साथ लुआंग ऑन को घुमाने के लिए निकल पड़ता है। पानी के बोट पर इन लोग बहुत सी मस्तियाँ करते हैं। इस तरह भीगते मौसम में सभी मजा ले रहे होते हैं। इनकी बढ़ती दोस्ती की घंटी लुआंग की माँ के मन में टन टन की आवाज दे रही होती है, क्योंकि उनके दिल में ये शक बैठ गया था कि इन दोनों में कुछ न कुछ तो चल ही रहा है और कहीं लुआंग की वजह से उसके फादर की दी हुई जबान कट न जाए। ये गम अंदर ही अंदर लुआंग की माँ को परेशान किए जा रहा था। इधर साहिल पर बैठे ऑन और लुआंग बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर ऑन पूछती है क्या हुआ शादी फिक्स के लिए, जिस पर लुआंग हाँ कहता है और ये भी बताता है कि ये सब तो उसने अपने घर वालों के फोर्स करने पर कहा है, ना कि वो तो मेबुआ को जरा भी पसंद नहीं करता। जिस पर ऑन कहती है मेबुआ बहुत ही प्यारी है, साथ ही आपसे ट्रू लव भी करती है, इसलिए उसके लिए अपने दिल में मोहब्बत ले आओ। उसकी इस बात पर लुआंग कहता है वो तो हमेशा से तुमसे नफरत करती है और बहुत ही बुरा भला कहती है और तुम होगी उसी की साइड ले रही हो। यहाँ तक कि उसी की वजह से तुम्हें सर्वेंट रूम में गुजारा करना पड़ रहा है। अब ये सुनकर ऑन हंसने लगती है और कहती है ये तो नसीबों का खेल है, ना उसकी नफरत ने हमें बर्बाद किया, ना उसकी मोहब्बत हमें आबाद करेगी। जब मिलना होगा वही मिलेगा। ऑन की इस प्यारी बात पर लुआंग उसे टकटकी लगाए देखने लगता है। तभी हम पिथेव को देखते हैं जो कि अपनी माँ की बनाई हुई साजिश के तहत अपने ग्रैंडफादर के पास आता है और अपने चंपा हाउस वाली गलती के लिए उनसे माफी मांगता है और कहता है अब से वो कभी भी गलती नहीं करेगा, सिर्फ एक बार ग्रैंडपा हमें माफ कर दें। अब ये सुनकर पिथेव की माँ ग्रैंडपा से कहती है आज पहली बार मेरा बेटा माफी मांग रहा है, क्योंकि उसे अपने कर्मों का एहसास हो चुका है, क्यों ना आप उसे एक बार ही माफी दे दें। जिस पर दादाजी नॉर्मल माफी देकर यहाँ से बाहर चले जाते हैं, जिसके जाने के बाद पिथेव हंसता है, क्योंकि अपने मकसद में वो कामयाब होने वाला था। अब वो मकसद क्या था ये चीज अभी हमें बताई नहीं गई, लेकिन पिथेव का ये हंसना पिटॉस वहाँ पर बैठकर देख रहा होता है और माँ बेटे की चालाकी को समझ रहा होता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले वीडियो में आपको इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।